तो हमें अगला पार्ट जो है उसको स्टार्ट करना है। तो हमने कॉस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाला कर लिया था, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसमें हमने गुड्स वाला भी किया और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया। अब आप सेकंड पे आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालना कॉस्टिंग ऑफ होटल्स एंड लॉजेस। कॉस्टिंग ऑफ होटल्स एंड लॉजेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ऐसा सही बोलूं तो कुछ लिखवाने के लिए है नहीं, एक ही चीज आप यहां पे लिख सकते हो, वो भी ऑल दो मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन आता है तो खुद ही समझ आ जाता है, बट वही कि कॉस्ट यूनिट यहाँ पे क्या यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, ये सारे कॉस्ट यूनिट यूज करे थे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी लिख लो कि क्या सर्विस कॉस्ट यूनिट यहाँ पे यूज होता है। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे रूम डेज होता है, रूम डेज, ठीक है, या फिर गेस्ट डेज, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट, मतलब वैसे आप खुद भी होटल वगैरह की कभी ना कभी आपने बुकिंग करी होगी, आपको पता है मोस्टली पर रूम पर डे के हिसाब से आपको बुकिंग करनी होती है, बट कभी कभी हाँ गेस्ट डेज के हिसाब से भी कॉस्ट यूनिट यहाँ पे यूज हो सकता है। एक बात ये लिख लो, और एक बस कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, एक बस आपका एज अ ट्यूटोरियल नोट लिखवाना चाहता हूं, तो आप ऐसे लिख लो ट्यूटोरियल नोट। तो ये मैं अपने साइड से एज अ ट्यूटर आपको एक बात बता रहा हूं, ताकि जब आप खुद पढ़ो तो आपको ये चीजें सारी बस याद आ जाए। एज पर आईसीआई सजेस्टेड प्रेजेंटेशन, वी नीड नॉट, मतलब ये एक अच्छी न्यूज लिखवा रहा हूं, अच्छी चीज लिखवा रहा हूं, वी नीड नॉट डू एनी कॉस्ट सेग्रीगेशन, कॉस्ट सेग्रीगेशन इन कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन वालों की हमने जब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई थी, तो हम लोग 3 तरह की कॉस्ट लेते थे ना, रनिंग कॉस्ट, स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। तो बेसिकली वो हम वेरिएबिलिटी के हिसाब से सेग्रीगेट करते थे। तो यहाँ पे जब हम होटल्स वगैरह की जब बनाएंगे कॉस्ट स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, हम वहां पे भी सेम सेग्रीगेशन कर सकते हैं अपनी जजमेंट लगा के, लेकिन आप आईसीआई की सजेस्टेड आंसर्स देखोगे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के, तो उन्होंने वो नहीं कर रखा, ना ही इसके बारे में उन्होंने कोई बात कहीं पे कर रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं, हम तो लाइन बाय लाइन सारी जो भी कॉस्ट है उसको लिख देंगे, उसका टोटल कर देंगे, तो हमारा सिंपल कॉस्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए एक अच्छी चीज हो गई, आपको यहाँ पे दिमाग नहीं मारना कौन सी कॉस्ट क्या है। तो इसलिए बात मैं आपको बस एज अ ट्यूटोरियल नोट लिखवा रहा हूँ, और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें दिखी जाएगी, बस दैट्स इट। तो कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊंगा, बट हाँ यहाँ पे एक चीज का यूज होगा जो हमने लास्ट क्लास भी यूज किया था, लास्ट क्लास में भी यूज किया था, वो था इक्विवेलेंट सर्विस कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो उस बात का बस ध्यान रखना। तो अब आप आ जाओ, कॉन्सेप्ट में इतना ही काम है इसमें, तो आपको क्वेश्चन आ जाना है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, तो 2 क्वेश्चन है, 6 और 7 इलस्ट्रेशन, वो होटल्स के ऊपर ही है बेसिकली, तो वो हमको करने हैं। तो आओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 से पहले स्टार्ट करेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन हैं इसके। चलो तो आओ इसको भी रीड करते, क्या कहता है। अ कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम, ठीक है, हॉलीडे होम एक तरह का आप समझ लो होटल ही है, ऐसा समझ लो। तो अ कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम, फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखते रहना, रेंट हो गई 10,000 पर मंथ, ये कॉस्ट है। अब आपको यहाँ पे ये सब सोचना नहीं कि फिक्स्ड है, वेरिएबल है, क्या है। ऑल दो रेंट पर मंथ है, तो आप इतना तो जजमेंट लगा सकते हो कि है तो ये फिक्स्ड, बट आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो एनीवे रेंट हमारा 10,000 पर मंथ है, अलॉन्ग विद 5% ऑफ टोटल टेकिंग। वाह भाई वाह, एक और आ गया ऐसा रेंट, तो वैसे खाई आपने भी कभी सुना नहीं होगा। तो बेसिकली उसने रेंट में ही 2 कंपोनेंट डाल दिए, एक तो फिक्स्ड रेंट तो है ही है जो आपका पर मंथ है, प्लस एक वेरिएबल रेंट डाल दिया उसने कि भाई आपका 5% ऑफ टोटल टेकिंग जो भी होगा,
टोटल टेकिंग, ये भी आपको इन द फॉर्म ऑफ रेंट देना पड़ेगा। तो दिस प्लस दिस मिला के आपका फाइनल टोटल रेंट होगा। तो बेसिकली रेंट के आपके दो कंपोनेंट हो गए, दो कैटेगराइजेशन हो गई। एक तो फिक्स्ड रेंट है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपकी एक्चुअल एक्टिविटी आपको देना ही देना है, और प्लस आपको वेरिएबल रेंट भी देना है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है टोटल टेकिंग, आई थिंक ये कई बार अब क्वेश्चन में आ चुकी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इट सिंपली मीन्स, मतलब अगर एकदम सिंपल टर्म्स में बोलो तो इट मीन्स सेल्स। सेल्स बोल लो या टर्नओवर बोल लो या रेवेन्यू बोल लो, मतलब जो भी बोलो, ग्रॉस रिसिप्ट्स भी बोल सकते हो। सर्विस के केस में ये टर्म भी यूज होता है, ये आपने आई थिंक इनकम टैक्स वगैरह में भी सुना होगा, ग्रॉस रिसिप्ट्स। ठीक है, तो ग्रॉस रिसिप्ट्स भी बोल सकते हो। तो जो भी बोलना चाहो, तो टोटल टेकिंग का 5% हमको रेंट देना है, तो आप इसको वेरिएबल रेंट समझ लो। ठीक है, तो वेरिएबल कंपोनेंट हो गया रेंट का। अच्छा, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, मतलब रूम्स हो गया, 3 तरह के रूम है फॉर इट्स कस्टमर, दैट इज सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। तो याद आ गया, ये पढ़ के आपको क्लिक कर गया दिमाग में, क्योंकि हमने ऐसा ही बिल्कुल एग्जाम्पल बोला था। तो हमको यहां पे कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट निकालना पड़ेगा। हालांकि वो हमने लास्ट क्लास में भी निकाला था, ट्रांसपोर्टेशन में भी निकाला था हमने, जो वो स्कूल बस वाला क्वेश्चन किया था, और अब यहां पे भी हमको यूज करना पड़ेगा। राइट, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो एक रूम ये हो गया, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, 3 कैटेगरीज हो गए रूम की। तो सिंगल रूम हमारे पास 100 है, लेकिन इसकी जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो 100% ही रहती है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 100 के 100 रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड रहते हैं, यूज होते हैं। इसी तरह से डबल रूम, इसकी नंबर वैसे 50 है, बट इसकी जो ऑक्यूपेंसी रहती है दैट इज 80%। तो आप कह सकते हो 50 का 80%, यानी ये 40 रूम्स ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइड होते हैं। ऑल्दो हैं तो 50 रूम, बट आप हमारे ऑन एन एवरेज 40 रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। और ट्रिपल रूम में नंबर है 30 रूम्स है हमारे पास, लेकिन ये 60% ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज 30 का 60% आप कह सकते हो कि 18 रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड रहते हैं। अच्छा, द रेंट ऑफ डबल रूम suite is to be fixed at 2.5 times of single room suite and that of triple room suite as twice of double room suite। मेरे ख्याल से भाई साहब जो हमने स्टडी मैट का ही एग्जाम्पल किया था, ये बिल्कुल डिट्टो सेम एग्जाम्पल की तरह हो गया, बिल्कुल सेम है। वहां पे भी 3 कैटेगरी ऑफ रूम थी हमारे एग्जाम्पल में, बस नाम अलग अलग थे, वो स्टैंडर्ड, ड्यूलक्स और पता नहीं लग्जूरियस करके कुछ था, बट सेम थिंग है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो वो कह रहा है कि जो सेकेंड कैटेगरी का रेंट है दैट इज डबल रूम, वो 2.5 टाइम्स है सिंगल रूम का, और जो ट्रिपल रूम यानी थर्ड कैटेगरी का रूम है वो 2 टाइम्स, ट्वाइस है, डबल है ऑफ डबल रूम्स कैटेगरी। यानी कि मैं दोबारा लिख देता हूं जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए कि अगर मैं बोलूं सिंगल रूम का जो रूम रेंट है या टैरिफ है वो X रुपीज है, तो डबल रूम का कितना होगा फटाफट से बताओ? 2.5x। और ट्रिपल रूम का कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ डबल रूम, 2 टाइम्स ऑफ डबल रूम दैट इज 5x। तो ये जानकारी यूज करके हमें सिर्फ क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट निकालना है। राइट, तो हम तो लोएस्ट कैटेगरी उठा लेते, जो बेसिकली हमने एक्स लिया है ना, हम इसको उठा लेते, इसको बेस ले लेते। तो वी विल टेक दिस एज बेस टू कन्वर्ट अदर रूम्स इन इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट। तो जब डबल रूम का हम लोग उठाएंगे तो हम 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रिपल रूम का जब उठाएंगे तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हमारा ये फंडा बन गया, ठीक है ना। तो आई होप आप जिस पर ज्यादा मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए कि इक्विवेलेंट यूनिट हम कैसे निकालते हैं, और आपको ये भी मैं बता चुका हूं इसका रीजन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, ठीक है ना। चलो, अदर एक्सपेंसेस बता रखा है। अब देखो, अब लाइन बाय लाइन, अच्छी बात ये कि आपको बस ये लाइन बाय लाइन आंख बंद करके खर्चे टेप लेने हैं। जब आप स्टेटमेंट बनाओगे आपको कोई कैटेगरी नहीं बनानी, वेरिएबल, फिक्स्ड, फलाना ढिंकाना, एज इट इज टेप लेना है आपको। तो स्टाफ सैलरी है, रूम अटेंडेंट वेजेस है, लाइटिंग हीटिंग है, रिपेयर एंड रेनोवेशन है, लॉन्ड्री चार्जेस है, इंटीरियर डेकोरेशन है, सन्ड्रीज है। हम चाहे तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं आपस में कि ये वाला खर्चा फिक्स होना चाहिए, ये वाला वेरिएबल होना चाहिए, बट वो करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आईसीआई भी नहीं कर रहा, ना वो बोल रहा है करने को, ना आपको करने की जरूरत है। तो आप तो इसको लाइन बाय लाइन अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है ना।
अच्छा, प्रॉफिट क्या रहा है, प्रोवाइड प्रॉफिट एट 20% ऑन टोटल टेकिंग, मतलब वही टोटल टेकिंग का 20% है आपका प्रॉफिट। तो आपको याद होगा जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, बेसिकली आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 3 करा था हमने सबसे पहला, फर्स्ट लेक्चर में करा था, उसमें भी ऐसे ही था। एक तो कमीशन था, वो भी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टेकिंग था, और इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन था, वो भी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टेकिंग था। तो वही हमको टोटल टेकिंग एक्स अज्यूम करके एक इक्वेशन बना के एक्स को फाइंड आउट करना पड़ा था। तो वैसा ही कुछ काम हम यहां पे भी करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ काम हम यहां पे भी करेंगे, बिल्कुल जैसे उस क्वेश्चन में करा था। अच्छा, बाकी कह रहा है अज्यूम करो 360 डेज इन अ ईयर। तो कह रहा है मान लेना साल में 360 दिन होते हैं, तो ये कोई बच्चा किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं करनी इंस्टीट्यूट से कि भाई 365 दिन होते हैं, हम तो अपना 360 दिन मान लेंगे, ऐसा आपको क्वेश्चन वाला खुद ही बोल रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट करो रेंट टू बी चार्ज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ रूम, हर रूम के लिए आपको फाइनल रेंट बताना है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो अब इस क्वेश्चन से प्रॉपरली हमको दिखेगा कि क्यों हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट वगैरह का यूज करते हैं, बहुत अच्छे से दिखेगा इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली कि क्यों हम इक्विवेलेंट यूनिट का यूज कर रहे हैं यहां पे। तो आओ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। तो आओ लिखो मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, हमने बोला हमारे लिए पहली बात जो कॉस्ट यूनिट होता है दैट इज मोस्टली रूम डेज होता है, मोस्टली रूम डेज होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले रूम डेज ही कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि आप करने को बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि अभी भी करना है, बट पहले चलो हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल रूम डेज फॉर द ईयर। अब आई होप थोड़ा थोड़ा आपको कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट दिमाग में घुसने लगा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट डाइजेस्ट होने लगा है, मैं ऐसा होप कर रहा हूं। जब मैं रूम डेज बोल रहा हूं तो रूम डेज का मतलब क्या हो गया, अगर सिंपली बोलूं नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, सिंपल, पूरे साल का, क्योंकि सारा जो कॉस्ट वगैरह है पूरी साल की लेनी है, सब कुछ पूरे साल का लेना है, तो हम लोग पूरे साल का निकाल लेंगे। तो कॉलम फॉर्म में कर लेते हैं, एक लिखो टाइप ऑफ स्वीट या टाइप ऑफ रूम भी लिख सकते हो, फिर लिखना रूम डेज, ठीक है। तो ये तो वैसे हमारा इंडिविजुअली कैटेगरी वाइज रूम डेज आ जाएगा, बट हमें साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, तो साथ साथ लगे हाथों ना हम इक्विवेलेंट यूनिट में भी कन्वर्ट कर देंगे, इक्विवेलेंट रूम डेज। ये क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट बन जाएगा, तो रूम डेज सिंपल कॉस्ट यूनिट है मेरे लिए, और इसी को फिर हमें इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है लगे हाथों। तो इक्विवेलेंट रूम डेज, और हम इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम कन्वर्ट करके ले लेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर फाइनल सेम ही आएगा, बट सबसे इजी तरीका होता है कि आप लोएस्ट कैटेगरी को बेस ले लो, हमेशा आप लोएस्ट कैटेगरी को बेस ले लो। तो इसलिए हमने लोएस्ट कैटेगरी को बेस ले लिया है। जैसे आपको याद दिलाऊं, स्कूल बस वाला क्वेश्चन था, तो उसमें एक शॉर्ट डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस था, तो लोएस्ट वाला शॉर्ट डिस्टेंस था ना, तो हमने इसलिए वहां पे भी शॉर्ट डिस्टेंस वाले को बेस लिया था और उसके इक्विवेलेंट में सबको कन्वर्ट किया था, सेम यहां पे भी, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट यूनिट में आप हमेशा अपने लिए सिंपल काम रखो, आप हमेशा शॉर्टेस्ट जो लोएस्ट कैटेगरी होता है उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना, राइट। चलो तो आओ, बहुत आसान है, टाइप ऑफ स्वीट, पहले सिंगल रूम ले लेते हैं। तो देखो उसने क्या बोला था, क्वेश्चन से देखते रहना, हमारे पास 100 रूम्स है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, और पूरे साल का, पूरे साल का। तो पहले नंबर ऑफ रूम्स देखो, 100 रूम्स है हमारे पास सिंगल के, और ये 100% ऑक्यूपाइड रहता है, तो ऑन एन एवरेज मेरे पूरे 100 रूम्स मान लो पूरे साल ऑक्यूपाइड रहते हैं, इट मीन से पूरे साल ऑक्यूपाइड रहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो यहां पे क्वेश्चन ने बोला है कि आप पूरे साल में कितने दिन ले लो, 360 डेज ले लो, ठीक है ना। इस दिस इक्वल टू ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36,000 आएगा, 36,000। पहले हम सिंपल रूम डेज निकाल लेते हैं तीनों के लिए। इसी तरह से डबल रूम में देख लो, डबल रूम में अगेन पहले नंबर ऑफ रूम्स पे फोकस करो, तो वैसे तो 50 रूम्स है, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे साल में ये 80% ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, मतलब इसमें से सिर्फ 40 रूम्स ही मोटे मोटे ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो मैं तो अल्टीमेटली जितने रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे उसी के हिसाब से तो देखूंगा ना,
भाई जो रूम ऑक्यूपाई हो रहे हैं मैं उन्हीं से पैसे लूंगा, खाली रूम के किसी से थोड़ी पैसे ले लूंगा, है ना। तो हम कॉस्ट निकालेंगे सिर्फ ऑक्यूपाइड रूम्स के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑन एन एवरेज 40 रूम्स ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो वही है 360 डेज। तो 40 इंटू 360 ये कितना आता है, ये आ रहा है 14,400। तो पहले तो हम सिंपल रूम डेज निकाल रहे हैं, और फाइनली ट्रिपल रूम, फाइनली ट्रिपल रूम। तो ट्रिपल रूम में मेरे पास कितने 30 रूम्स रहते हैं, ये तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स है, लेकिन ऑक्यूपाइड इसके 60% ही रहते हैं, मतलब 18 रूम्स ही ऑन एन एवरेज हमारे ऑक्यूपाइड रहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय डेज लेना है, तो ये मेरा रूम डेज आ जाएगा। तो 18 इंटू 360, तो ये आ रहा है 6480, 6480। ठीक है ना। तो देखो भाई, क्योंकि तीनों से हमें सेपरेट अलग अलग टैरिफ लेना है, तो हमें अब इसको इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना है। और इक्विवेलेंट यूनिट हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिंगल रूम का। मतलब बोलने का मतलब यह है कि 36,000 सिंगल रूम के जो डेज है, इट इज इक्विवेलेंट टू 36,000 सिंगल रूम डेज, वो तो ऑब्वियसली। लेकिन अब जब मैं बाकी कैटेगरी की बात करूंगा, डबल रूम के वैसे कितने 14,400 रूम डेज है, अब मैं बोलूंगा इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये आ गया 36,000, ये भी इत्तेफाक से 36,000 ही आ रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि 14,400 डबल रूम के जो डेज हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 36,000 सिंगल रूम के डेज। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट करूंगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6480 इंटू 5, ये आ रहा है 32,400, 32,400। ठीक है ना, ये मेरे लिए काम का है, ये मेरे लिए काम का है। अब आगे जो भी मैं काम करूंगा, जो भी कैलकुलेशन करूंगा, वो मुझे इसके लिए हिसाब से करना है। तो 36 प्लस 36 प्लस 32,400, अबे 32,400, ये आ रहा है 1,04,400। तो फाइनली ये मेरे टोटल रूम डेज हो गए पूरे साल के, इक्विवेलेंट सिंगल रूम। ठीक है ना, ये सिंगल रूम है, सिंगल रूम। ठीक है, तो पहला मैंने ये काम कर लिया। जैसे कि मैंने कहा, ये बाद में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि हम पहले कॉस्ट स्टेटमेंट बना के फिर बाद में भी काम कर सकते थे, बट मैंने क्या किया, मैंने ये काम पहले ही कर लिया। ठीक है ना, चलो, तो यहां तक कर रहे हो, साथ साथ नोटिंग हो गई, मेरे साथ साथ करते रहना। हाँ, अब कुछ नहीं बचा, अब सीधा सीधा आपको बनानी है एक कॉस्ट स्टेटमेंट। और इसमें आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपको ये पूरे फॉर द फुल ईयर, तो फॉर द ईयर लिख देते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सिंपल लाइन बाय लाइन बस कॉस्ट लेनी है, राइट। तो सबसे पहले जैसे उसने रेंट की इंफॉर्मेशन दी थी, रेंट का इंफॉर्मेशन दिया था उसने, बट इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों था। तो फिलहाल मैं वेरिएबल तो नहीं निकाल सकता, फिक्स्ड वाला मुझे पता है। तो फिक्स्ड वाला उसने कितना बोला था, 10,000 रुपए या कुछ ऐसी बोला था पर मंथ। कितना बोला था एक बार चेक कर लेते हैं, 10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना होगा, 10,000 इंटू 12, तो ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, इसके अलावा अब बस यहां से सारे खर्चे टेपते रहना, 1 2 3 करके कॉपी पेस्ट करते रहना, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। तो जैसे स्टाफ सैलरीज, तो आप क्वेश्चन से देख के करते रहो, ये आ रहा है 14,25,000। रूम अटेंडेंट वेजेस, ये है 4,50,000। फिर लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर, लाइटिंग हीटिंग एंड पावर ये है 2,15,000। फिर रिपेयर एंड, रिपेयर एंड क्या है, रिपेयर एंड रेनोवेशन,
ये है 123,500। फिर है लॉन्ड्री चार्जेस, ये है 80,500। फिर इंटीरियर डेकोरेशन, ये है 74,000। फिर बाकी अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये है 1,53,000। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की तो इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यही बस सारे खर्चे हमारे फाइनली। तो अब इन्हीं का टोटल हमें कर देना है और कोई भी खर्चा नहीं बचा। एक बचा है दैट इज वेरिएबल रेंट। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं टोटल कॉस्ट और ब्रैकेट में लिख लेता हूं एक्सक्लूडिंग वेरिएबल रेंट। अभी एक जो वेरिएबल कंपोनेंट है रेंट का वो नहीं लिया मैंने, वो मैं थोड़ा लास्ट में जाके जोड़ूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। तो पहले मैं इतने खर्चों को जोड़ लेता हूं, 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 123,500 प्लस 80,500 प्लस 74,000 प्लस 1,53,000। तो ये आ रहा है 26,41,000। उसके बाद अब इसमें हम फाइनली ऐड करेंगे वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ रेंट। वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ रेंट, तो ये अभी मेरे को फिलहाल तो नहीं पता, ये मेरे को पता है कि 5% ऑफ टोटल टेकिंग है। तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो जब मैं ये ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनली टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। इसमें मैं प्लस करूंगा, अब प्रॉफिट, फाइनली सिर्फ प्रॉफिट रह जाएगा। और प्रॉफिट का उसने कितना मार्जिन बोला था, प्रॉफिट का उसने बोला था, किधर गया, नीचे बोला था उसने 20% ऑन टोटल टेकिंग। 20% ऑफ टोटल टेकिंग, ये भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। कैलकुलेशन सब मैं वर्किंग नोट में कर लूंगा, राइट। तो जब इस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा तो इसके मेरा फाइनल सेल्स आ जाएगा। इसी को बस सेल्स को हम यहां पे वर्ड क्या दे रहे हैं, टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग, और फिर इस टोटल टेकिंग को, यानी सिंपली स्पीकिंग टोटल सेल्स को मैं डिवाइड कर दूंगा विद इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। ठीक है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा है, उसने तो आपसे अल्टीमेटली पूछा है कि आपका टैरिफ कितना होगा, आपको रूम का फाइनल रेंट निकाल के बताना है। तो इसलिए हम लोग फाइनल टोटल टेकिंग लेके फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं इक्विवेलेंट सिंगल रूम से। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा रेंट, रूम रेंट बेसिकली पर इक्विवेलेंट सिंगल रूम डे। ठीक है, तो एक भसड़ ये हो जाती है, बार बार लिखते बैठना पड़ता है इक्विवेलेंट सिंगल रूम, इक्विवेलेंट सिंगल रूम। तो इतनी थोड़ी हमें बार बार ये चीज लिखनी पड़ती ताकि क्लियर कट समझ आता रहे पढ़ने वाले को कि हम निकाल क्या रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ये मेरा आ जाएगा। फिर क्योंकि मैं क्या है वर्किंग लास्ट में करना चाहता हूं, यहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे ऑफ फाइनल रूम रेंट। तो आप बस लिखते चलो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको इवेंचुअली खुद ही समझ आ जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम एक सिंगल प्रेजेंटेशन में पूरा सोल्यूशन तैयार रखें। तो हमें फाइनली रूम रेंट निकालना है। तो फाइनली हम सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम, तो मैं फाइनल आंसर यहां पे निकाल दूंगा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, तो इस पूरे उसको हम पूरा भी कंप्लीट कर देंगे, बट हम वर्किंग नोट में पहले आ जाते हैं। तो अब आप आ जाओ फाइनली वर्किंग नोट पे। ठीक है, आइडियली स्पीकिंग ये भी वर्किंग नोट ही था। आइडियली मैंने एक वर्किंग नोट कहने को यहां ही कर लिया था, आप बाद में भी लास्ट में भी कर सकते थे, मैं आपको पहले भी बोल चुका। तो ये टेक्निकली मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 है। ठीक है, तो आओ लेट, बिल्कुल जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे करा था, टोटल टेकिंग बी एक्स, लेट टोटल टेकिंग बी एक्स। तो अगर टोटल टेकिंग एक्स है
तो वेरिएबल रेंट कितना होगा, देयरफॉर वेरिएबल रेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ एक्स, यानी डेसिमल्स में ये हो गया 0.05x, और प्रॉफिट कितना होगा 20% ऑफ x, दैट इज 0.2x। तो इसके हिसाब से वही बात है, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, आप मत लिखना, टोटल कॉस्ट में अगर मैं वेरिएबल रेंट 0.05x ले लूंगा तो दिस प्लस दिस करके मेरा यहां टोटल कॉस्ट आ जाएगा, इसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा 0.2x, तो मेरी टोटल टिकिंग आ जाएगी, और ये टोटल टिकिंग को ही मैंने x अज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हमको क्या बनाना है, इक्वेशन बना देनी है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, बट ये हमें नहीं लिखना, हमें तो ये काम सीधा नीचे करके दिखाना है वर्किंग नोट में। तो अब मेरा जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, 26 देयरफॉर करके लिखते हैं, 26,41,000 प्लस 0.05x। तो ध्यान से देखो, ये टोटल कॉस्ट आ गई, दिस इज टोटल कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे 0.20x, तो ये मेरा टोटल टेकिंग आ गया, और दिस शुड बी इक्वल टू x, क्योंकि टोटल टेकिंग को ही हमने x अज्यूम कर रखा है। दैट्स इट, बन गई आपकी इक्वेशन। अब तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, प्लस 0.25x इज इक्वल टू x, तो x को एक जगह और होल नंबर को एक जगह कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 0.75x इज इक्वल टू 26,41,000। तो देयरफॉर x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 26,41,000 डिवाइडेड बाय 0.75, चलो जी डिवाइडेड बाय 0.75, तो थोड़ा सा डेसिमल्स में आ रही है आंसर, 3521,333 अप्रोक्सीमेटली, तो 3521,333 अप्रोक्स, ठीक है, नहीं अप्रोक्स आंसर आ रहा है। तो देयरफॉर मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, ताकि ऊपर मैं डायरेक्टली फिगर्स डाल दूंगा। वेरिएबल रेंट कितना हो गया, 3521,333 का 5%, तो ये निकाल लेते हैं, 3521,333 का 0.505 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1,76067, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3521,333 का 20%, तो 3521,333 का 20%, तो ये आ रहा है 704,267, 267 या 66 जो भी है वो अभी देख लेंगे, हमें क्या लेना चाहिए, हमें तो फाइनल टोटल मिलाना है। ठीक है, तो आओ वेरिएबल रेंट डाल दो 176,067, तो अब इसको यहां पे पुट कर लेते हैं 176,067, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 176,067, तो ये आ रही है 28,17,067। ठीक है, अच्छा टोटल टेकिंग मुझे फाइनल लेना कितना है, मेरा टोटल टेकिंग ये आना चाहिए 3521,333, यानी इसका जो आंसर है ये 3521,333 आना चाहिए। तो मेरे को ऐसा कुछ यहां ऐड करना है कि मेरा आंसर यहां लास्ट में 3 में आए। ठीक है, इवन दो मैंने यहां 704,267 निकाला, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 66 ले लेता हूं, 704,266 ले लेता हूं, तो इससे क्या होगा, मेरा आंसर एकदम नंबर बाय नंबर टैली हो जाएगा, एग्जैक्ट टैली हो जाएगा 704,266, 704,266, तो आप ये ऐड करोगे तो यही आएगा आंसर फाइनल 35,21,333। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर रहा हूं, बाकी आप एक हाथ रुपए ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप इसको कर लो चाहे तो 1 रुपए नीचे, या आप इसको 333 की जगह 334 भी ले सकते हो, उतना 1 रुपए का ऊपर नीचे का अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना तो टोटल टेकिंग मेरी आ गई। अब मैंने इक्विवेलेंट रूम डेज निकाले थे सिंगल रूम के, वो कितने निकाले थे 1,04,400, 1,04,400, ये मैंने ऊपर निकाल लिया था। तो बस इसको डिवाइड कर दो, तो मेरे को बेसिकली रेंट पर इक्विवेलेंट सिंगल रूम डे पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 1,04,400, तो 33.73 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अगेन अप्रोक्सीमेट।
ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जितना आप एग्जैक्ट लोगे उतना आपकी आंसर एग्जैक्ट निकलेगा भी। तो दिस इज माय रूम रेंट पर डे। तो फाइनली सिंगल रूम का मैं रेंट क्या बोलूंगा, ये तो 33.73 ही होगा पर रूम डे पर रूम डे। और डबल रूम का कितना होगा 33.73 इंटू, अब वही इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था 2.5 से मल्टीप्लाई किया था इसको, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और ट्रिपल रूम का निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए यूज किया था, मल्टीपल्स को जिनको हमने यूज किया था उसी को यूज कर लेंगे। 33.73 इंटू 2.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 85.33 अप्रोक्सीमेटली पर रूम डे। और ये कितना आ रहा है 33.73 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 168.65 पर रूम डे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ये मुझे फाइनल निकालना था अल्टीमेटली, सारा मकसद मेरा था, सारी भसड़बाजी मेरी थी ये निकालने के लिए। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो जी, डन डनाडन डन हो गया। क्वेश्चन बताओ, समझ आ गया, दिमाग खुल गया कि हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रूव भी किया था कि अगर ये मैं ना करूं, है ना, बिकॉज मेरे को तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है एज अ परसेंटेज, अगर मैं ये बाइफरकेशन ना करूं, इक्विवेलेंट यूनिट ना करूं, तो फाइनल आंसर जब निकलेगा तो तीनों रूम की एक ही सेम ही रेंट आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, है ना। हमें तो रेंट अलग अलग रखना है ना, तो बस उस काम के लिए हमको इक्विवेलेंट यूनिट का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन और है होटल वाले के ऊपर ही, वो भी कर लेते हैं साथ में। तो बिल्कुल इसका अगला ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं, इसमें कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं हम में से कितने में वो कॉमन सेंस है, बट एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है आप खुद लगाओगे, तो इसलिए ये भी कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। चलो तो रीड करते हैं क्या कहता है ये। A lodging room is being run in a small hill station with 100 single rooms. तो लॉजिंग रूम, लॉज, होटल, मतलब सब एक ही बात होती है, तो अल्टीमेटली ये भी होटल ही है, 100 सिंगल रूम्स है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर। लो जी, वो कह रहा है कि पूरे साल में 6 महीने ऑफ सीजन होते हैं, और उस ऑफ सीजन के दौरान जो हम रेंट है या जो रेट है वो कंसेशनल रेट पे बेसिकली अपने रूम को देते हैं, राइट। व्हेन नंबर ऑफ विजिटर्स आर लिमिटेड, ऑफ कोर्स क्योंकि विजिटर्स लिमिटेड होते हैं, डिमांड कम रहती है, तो इसलिए हम अपना थोड़ा कंसेशनल रेट्स में ऑफर करते हैं। और ये प्रैक्टिकली होता भी है, होटल्स में बिल्कुल होता है। जब पता है, जब लोगों को पता होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर दौरान पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड ज्यादा रहेगी, जैसे अब महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में भाई डिमांड ज्यादा है, ठीक है, या फिर जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उस दौरान, तब भी वहां पे जो बेसिकली डिमांड थी वो ज्यादा थी, उस दौरान रूम रेंट्स जो होटल के रेंट्स थे एकदम बेकार बेकार, होटल के रेंट्स 50-50 हजार तक चले गए थे, है ना। तो वही होता है भाई, डिमांड सप्लाई का खेल है, तो बस डिमांड जब ज्यादा होती है तो रेंट ज्यादा रहता है, कम होती है तो कम रहता है। तो वही बोल रहा है, ऑफ सीजन में डिमांड कम रहती है तो हम कंसेशनल रेट्स में अपने होटल के रूम्स को दे देते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड half of the full room rent is charged। क्या मतलब हुआ, कह रहे कंसेशनल रेट का मतलब क्या है कि हम सिंपल सीधा सीधा आधे रेट पे रूम दे देते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल सीजन में मेरा 1000 रुपए का रूम रेंट रहता है, तो मैं ऑफ सीजन पे उसके सीधा आधा यानी 500 रुपए पे अपना रूम दे देता हूं, राइट। तो फिर से जैसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई, बेसिकली यहां दो कैटेगरी बन गई, ऑफ सीजन की और नॉर्मल सीजन की। तो फिर से यहां पे आप इक्विवेलेंट यूनिट का यूज कर सकते हो। हालांकि अब देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा, द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ रूम रेंट। तो रूम रेंट का बोले तो मतलब आप समझ लो टोटल टेकिंग। तो वही बात है, प्रॉफिट मार्जिन मेरा 20% ऑफ टोटल रूम रेंट है। सिंपली स्पीकिंग, प्रॉफिट अगर मैं
आपको अकाउंट्स की भाषा में सिंपल बोलूं तो इट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। तो जब उसने बोला था 20% ऑफ टोटल टेकिंग, तब भी वही मतलब था 20% ऑफ सेल्स। यहां पे 20% ऑफ रूम रेंट बोल रहा है, तो यहां भी वही मतलब है 20% ऑफ सेल्स। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। अज्यूम अ मंथ टू बी ऑफ 30 डेज। तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है तो किसी वजह से ही देता है। आप मान लेना ऑन एन एवरेज 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अच्छा, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80% वाइल इन द ऑफ सीजन इज 40% ओनली। तो नॉर्मल सीजन पे ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है रूम्स की? 80%, और ऑफ सीजन पे रहती है 40%। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज रुपीज 200 लैक्स, बोले तो 2 करोड़ रुपए, ऑफ विच 80% रिलेट टू बिल्डिंग एंड बैलेंस फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो 200 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट है, राइट। इसमें से मान लो 80% शायद 160 लैक्स आएगा, ये बिल्डिंग की कॉस्ट मान लो, और बैलेंस जो 40% यानी 40 लैक्स है, सॉरी 20% जो बैलेंस है उसको आप क्या मान लो, उसको आप फर्नीचर वगैरह की कॉस्ट मान लो। तो ये जानकारी सिर्फ आपको आगे खुद ही दिख जाएगा, ये सिर्फ डेप्रीसिएशन आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। खाली डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। चलो, एक्सपेंसेस क्या क्या है? स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस इतनी है। रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये है। लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर, मिसलीनियस एक्सपेंस, तो ये तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए। इसके अलावा एनुअल डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, तो देख लो भाई डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 5% है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे 15% है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, राइट। तो ये जो हमने बाइफर्केशन करा, आपको बिल्डिंग पे 5% लगाना है, और जो बचा हुआ 40 लैक्स है फर्नीचर पे, इस पे कितना लगाना है? शायद 20% लगाना है, ठीक है। सॉरी 15% निकालना है, नॉट 20%, 15%। तो बस ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसने ऊपर वाली बाइफर्केशन आपको करके दे दी थी। अच्छा, रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ। यानी बेचारे रूम अटेंडेंट्स की सैलरी फिक्स नहीं है, रूम की ऑक्यूपेंसी है पर रूम के हिसाब से, पर रूम डे के हिसाब से रादर उनको पैसे दिए जाते हैं 10 रुपए पर रूम डे ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। हालांकि कैटेगराइजेशन मैंने आपको पहले ही बोला कि करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे होटल्स वाले क्वेश्चन में, बट वैसे कॉन्सेप्चुअली ये बेसिकली आपका वेरिएबल हो गया, 100% आपका वेरिएबल हो गया रूम अटेंडेंट का कॉस्ट। तो बाकी स्टाफ सैलरी तो हम दे रहे हैं 5.5 लाख, ये फिक्स होगा, लेकिन रूम अटेंडेंट की जो हम सैलरी बोलो या जो भी बोलो, रेम्यूनरेशन बोल दो, वो वेरिएबल है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी चलता है। अच्छा, फिर मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा एक सितारा लगाना है आपको। यहां वो पॉइंट है जो कॉमन सेंस वाला पॉइंट आएगा, जो आपका एक कह सकते हो जनरल नॉलेज वाला या जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट आएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो यहां पे इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद करोगे, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन मंथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब वही हो गया अल्टीमेटली, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, आपको इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट का कहीं ना कहीं यहां पे यूज करना है। तो देखो, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। पूरे साल की कहानी है, पूरे साल में होते हैं 12 महीने। हाँ सर, ये तो हम सबको पता है। उसने बोला जो हमारा पूरा साल है वो एक तो आप मान लो नॉर्मल सीजन, एक आप मान लो ऑफ सीजन। तो ये बराबर बराबर है, नॉर्मल सीजन में 6 months और ऑफ सीजन में 6 months, ठीक है। अब मैं सीधा आपको कॉमन सेंस वाला पॉइंट बता देता हूं, मैं आपको ज्यादा सस्पेंस में ना रखते सीधा कॉमन सेंस वाला पॉइंट बता देता हूं, हालांकि वो हम बाद में लिख भी लेंगे। उसने बोला था, एक खर्चा बोला था मंथली लाइटिंग चार्जेस का। उसने बोला था कि 4 महीने तो ये 120 रुपए पर रूम रहता है, सॉरी उल्टा हो गया, 8 महीने तो 120 रुपए पर रूम रहता है, लेकिन जो 4 महीने प्रॉपर कड़ाके की सर्दी का टाइम होता है विंटर का,
उस दौरान थोड़ा कम हो जाता है, 30 रुपीज पर रूम हो जाता है। ये मानते हो कि भाई ड्यूरिंग 4 मंथ मतलब कड़ाके की सर्दी के टाइम बिजली की यूज थोड़ा बिजली का जो है कम हो जाता है, तो इसलिए यहां पे जो रूम रेंट है, सॉरी जो लाइटिंग के चार्जेस है वो कम हो जाते हैं, 30 रुपीज हो जाते हैं। तो हमें जो कॉमन सेंस लगाना है, आप देखो 6 महीने तो यहां पे है, ऑफ सीजन है नॉर्मल सीजन। हमें जो कॉमन सेंस लगाना है वो ये लगाना है कि ये जो 4 महीने विंटर के हैं, ये जो 4 महीने विंटर के हैं जिस दौरान हमारे लाइटिंग चार्जेस कम हैं, वो 4 महीने नॉर्मल सीजन में फॉल करेंगे या ऑफ सीजन में फॉल करेंगे। मतलब वो जो 4 महीने हैं वो इस 6 महीने के अंदर होंगे या इस 6 महीने के अंदर होंगे। तो यहां पे भाई साहब आपको लगानी है अपनी कॉमन सेंस, ठीक है। तो जो हिल स्टेशन है, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में जो कड़ाके की ठंड का टाइम होता है ना, वो ऑफ सीजन में होता है ना। स्पेशली अगर आप कश्मीर वश्मीर जैसी जगह चले जाओ ना, कश्मीर में तो बहुत सारी टूरिस्ट जो जगहें होती है वो सर्दी के दौरान बंदी हो जाती है, क्योंकि वहां स्नोफॉल इतनी होती है कि वहां जाना आना ही पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जो हिल स्टेशन में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल, जो ऑफ सीजन के टाइम वो आपका फॉल कर जाता है। ज्यादातर लोग जो हिल स्टेशन घूमने जाते हैं वो गर्मियों के टाइम पे जाते हैं। आप लोग भी अपना ही सोचो, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम ज्यादा हिल स्टेशन में जाने की कहां सोचते हैं। हम गर्मियों की छुट्टियां जब पड़ती थी हम तब घूमने जाते थे, अपने मम्मी पापा के साथ हिल स्टेशन वगैरह जाते थे, मसूरी, नैनीताल, शिमला, जहां पे भी, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, जो विंटर सीजन होता है ना आपका, वो ऑफ सीजन होता है, जो प्रॉपर विंटर सीजन होता है। यानी कि जो ये ऑफ सीजन है 6 मंथ्स का, इसको मैं और 2 भाग में तोड़ लेता हूं, एक 2 मंथ्स और एक 4 मंथ्स। तो बात यह है कि भाई ये जो नॉर्मल सीजन का 6 मंथ्स है, अगर मैं लाइटिंग चार्जेस की बात करूं, यहां पे, तो जो मेरे लाइटिंग चार्जेस हैं वो ये नॉर्मल सीजन के 6 मंथ्स में कितने हैं, 120 रुपीज पर रूम। मैं लिख देता हूं। अच्छा, जो ऑफ सीजन के ये 2 महीने हैं, अभी भी कड़ाके की सर्दी नहीं आई है लेकिन है ये ऑफ सीजन, तो यहां पे भी जो लाइटिंग के चार्जेस हैं वो 120 रुपीज पर रूम ही है। लेकिन ये जो 4 महीने, ये प्रॉपर सर्दी का टाइम है, इस दौरान जो मेरी लाइटिंग चार्जेस है ना, वो थोड़ी कम होके, थोड़ी क्या काफी कम होके 30 रुपीज पर रूम हो गई, ठीक है ना। तो मैं स्टार डाल के लिख लेता हूं, विंटर सीजन फॉल्स नहीं लिखते, ऐसे लिख देते, इज जनरली ऑफ सीजन इन हिल स्टेशंस। राइट, तो यहां पे इंस्टीट्यूट आपसे इतनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी इतनी जनरल अंडरस्टैंडिंग लगा पाओगे, क्योंकि उसने ये स्पेसिफाई नहीं करा कि ये जो 4 महीने जिन दौरान हमारी लाइटिंग चार्जेस सस्ती है वो किस में फॉल कर रही है, वो नॉर्मल सीजन में फॉल कर रही है कि वो ऑफ सीजन में फॉल कर रही है। तो हमें यहाँ पे अपनी खुद की अकल लगानी है कि भाई ये जो प्रॉपर विंटर सीजन होता है वो ऑफ सीजन होता है, कम टूरिस्ट जाते हैं बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल और वॉट एवर, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। भाई हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि बिल्कुल -10, -15, -20 डिग्री, भाई मनाली में तो पता नहीं कितना माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो हम लोगों को सोच के अच्छा लगता है अरे वाह इतनी ठंड, लेकिन एक्चुअली हम लोगों की बस की नहीं है कि हम इतनी ठंड सह पाए जाके, इसलिए कम टूरिस्ट जाते हैं प्रॉपर सर्दी में, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये याद रहेगा कि इस पॉइंट का यहां पे हमको यूज करना है, ठीक है जी। चलो तो आप नोट कर लो, जब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूं। तो जब हम लाइटिंग चार्जेस निकालेंगे तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट था कॉमन सेंस वाला जो मुझे आपको बताना था, ये समझ आ गया है आपको। तो नाउ वी कैन मूव फॉर फर्दर। तो अब अपनी मेन कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के पिंक पेन से लिखा है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, आप एग्जाम में रफ वगैरह में कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। अब मेन अपने कैलकुलेशंस वगैरह पे पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट आ जाओ, वही हमको यहां पे भी रूम डेज की बात करनी है। तो कैलकुलेशन
of room days and equivalent room days. तो just like in the previous question हमने लगे हाथों इक्विवेलेंट यूनिट भी निकाल लिए थे ना, तो यहां पे भी वही काम करेंगे. डबल डबल क्यों करें, लगे हाथों पूरा ही काम खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो यहां मैं थोड़ा सा अब आप लोगों से पूछूंगा, मैं चाहता हूं आप ट्राई करो बिना इधर उधर देखे कहीं भी. तो अब यहाँ पे जो हमारी कैटेगराइजेशन है, हमारी जो रूम के टैरिफ्स हो रहे हैं वो रूम की कैटेगरी के हिसाब से नहीं है भाई. यहाँ की रूम की कैटेगरी एक ही है हमारे पास, उसने बोला ही था सिंगल रूम, तो कैटेगरी ऑफ रूम तो एक ही है. लेकिन यहाँ पे टैरिफ ऊपर नीचे हो रहा है सीजन के हिसाब से, ऑफ सीजन एंड नॉर्मल सीजन. तो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैटेगरी बना रहा हूं. तो वही अब मेरा सीजन के हिसाब से कैटेगरी बनेगा. पहले तो मैं नॉर्मल रूम डेज निकालूंगा और फिर हम लोग इक्विवेलेंट रूम डेज निकालेंगे. इक्विवेलेंट रूम डेज. तो अब पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, मेरी एक कैटेगरी है नॉर्मल सीजन और एक कैटेगरी है ऑफ सीजन. बस दो ही कैटेगरी है इस क्वेश्चन में. मुझे बताओ आप बेस क्या लोगे. मतलब लेने को कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अपने लिए आसान बनाने के लिए मैंने आपको बोला था बेस सबसे कम वाला लो, लोएस्ट कैटेगरी को बेस लो. तो टैरिफ वाइज दोनों में से छोटी कैटेगरी कौन सी है बताओ. टैरिफ वाइज यहां पे छोटी कैटेगरी कौन सी है. जैसे पिछले क्वेश्चन में सिंगल रूम थी छोटी कैटेगरी. हाँ वेरी गुड, ऑफ सीजन है. क्योंकि ऑफ सीजन में हम लोगों का जो टैरिफ है वो कम है. तो मैं स्टार डाल के ऐसे नीचे लिख भी देता हूं. उसने बोला था जो टैरिफ है आपका ऑफ सीजन, जो अंग्रेजी उसने बोली थी, दैट दिस इक्वल टू हाफ ऑफ टैरिफ ऑफ नॉर्मल सीजन. राइट. तो आप भी चाहे तो इससे लिख सकते हो नीचे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो देयरफॉर मेरे को तो क्या करना है, इस नॉर्मल सीजन को कन्वर्ट करना है इन ऑफ सीजन में, है ना. तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर जब मैं नॉर्मल सीजन की बात करूंगा, जब मैं नॉर्मल सीजन को कन्वर्ट करूंगा इन ऑफ सीजन, तो कैसे करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ ऑफ सीजन. बात समझ आ गई. तो हम डबल कर देंगे, बेसिकली बोलने का मतलब है हम डबल कर देंगे. ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर ऑफ सीजन का रेंट 100 रुपए है तो इंटू 2 करके नॉर्मल सीजन का 200 है. बोलने का मतलब ये है. ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंगली. आ जाओ, ये ओके हो गया, ये समझ आ गया ना आपको कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं. ये मैं कन्वर्जन के लिए आपको बस बता रहा था. तो अब आ जाओ नॉर्मल सीजन पे. तो रूम डेज निकालना है हमको, वही नंबर ऑफ रूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज. तो पहले नंबर ऑफ रूम्स देख लो. तो देखो उसने क्या बोला था, पहले हम नॉर्मल सीजन की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास वैसे तो टोटल 100 सिंगल रूम्स है, 100 रूम्स है, लेकिन नॉर्मल सीजन के दौरान ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, 80% रहती है. ठीक है ना. तो 100 रूम्स है लेकिन 80% ऑक्यूपेंसी रहती है. तो ऑन एन एवरेज यू कैन से कि आपकी 80 रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन. मल्टीप्लाइड बाय एक महीने में कितने दिन लेने हैं आपको, रुको, एक महीने में कितने दिन लेने हैं, 30 डेज. तो ये एक महीने का हो गया. और टोटल कितने मंथ्स है नॉर्मल सीजन में, 6 मंथ्स. तो ये आपको पूरे साल में पता लग गया कि आपके नॉर्मल सीजन के कितने रूम डेज हैं. ठीक है, तो दिस ये मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाल के मुझे बताओ कितना आ रहा है. 80 इंटू 30 इंटू 6 आ रहा है 14,400. अब इसको हमें इक्विवेलेंट रूम डेज में कन्वर्ट करना है इन ऑफ सीजन. मेरा बेस है ऑफ सीजन में, हम लिख देता हूं ब्रैकेट में ऑफ सीजन. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा. ये आपसे मैं कह रहा था. तो आपको ये थोड़ा सा, बस थोड़ा दिमाग आपको यहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते वक्त. ठीक है, ट्रिक सिंबल बता दी मैंने आपको. हमेशा जो आप लगा सकते हो कि आप लोएस्ट कैटेगरी को बेस लेना और उसमें कन्वर्ट करना हमेशा. ठीक है, तो ऑफ सीजन लोएस्ट कैटेगरी थी तो मैंने आपके उसमें यहां पे इसको कन्वर्ट कर दिया, डबल कर दिया. तो इट मींस टू से कि नॉर्मल सीजन के 14,400 रूम डेज इज इक्विवेलेंट टू ऑफ सीजन के 28,800 रूम्स या 28,800 रूम डेज. ठीक है, अच्छा अब ऑफ सीजन की बात करें तो वही 100 रूम्स है टोटल, बट अब यहां पे ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी 40% रहती है.
अच्छा, पूरे मंथ में देखा जाए तो वही 30 डेज लेके चलना है हमको, तो ये एक महीने की हो गई, मल्टीप्लाइड बाय, ये तो डेज हो गए, सॉरी ये तो रूम्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स, क्योंकि ऑफ सीजन में भी 6 मंथ्स है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 40 × 30 × 6, तो ये आ रहा है 7200। तो इसको अगर हम इक्विवेलेंट में बोलेंगे तो ये 7200 ही आएगा, क्योंकि ऑफ सीजन में ही हमारा बेस चल रहा है, तो ये 7200 ही आएगा। तो इन दोनों का टोटल कर लोगे तो आपका टोटल 36,000 रूम डेज आ रहा है इक्विवेलेंट। ये 36,000 इक्विवेलेंट रूम डेज है। बोलने का मतलब ये कि पूरे साल में हमारे 36,000 रूम डेज हैं ऑफ सीजन के। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी समझ आ गई हमको। फर्स्ट कैलकुलेशन डन हो गई हमारी। अच्छा, दूसरी मेन कैलकुलेशन पे आओ, वो है कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस। भाई अल्टीमेटली जो चीजें डायरेक्टली नहीं बता रखी वो आपको खुद कैलकुलेट करनी है। तो मैं तो वही कर रहा हूं, मैं खुद ही कैलकुलेट करते बैठ रहा हूं। भाई जो तो खर्चे उसने डायरेक्टली लिख लिख के बता दिए, उसमें तो आपको कुछ करना नहीं ना। आपको तो सिर्फ जो इनडायरेक्ट बता रखा है कि ऐसे कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करते बैठना है। ठीक है, तो अब लाइटिंग चार्जेस कैसे होगा देखो, तो वही एक तो नॉर्मल सीजन, नॉर्मल सीजन, एक ऑफ सीजन। तो ये तो मैंने आपके ऊपर ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लाइटिंग चार्जेस नॉर्मल सीजन पे तो हमारी कितनी है, पूरे 6 महीने के लिए हमारी लाइटिंग चार्जेस है वही 120 रुपीज। लेकिन ऑफ सीजन में क्या है, 2 महीने तो 120 रुपीज ही है और 4 महीने हमारी 30 रुपीज है। तो कैसे करेंगे देखो, तो 100 रूम्स है, लेकिन ऑक्यूपाइड वही नॉर्मल सीजन में तो 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो 80 रूम्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय पूरे 6 महीने। पूरे 6 महीने तो हमारा नॉर्मल सीजन में 120 रुपीज के हिसाब से ही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 120 रुपीज। ठीक है ना, तो 80 रूम्स मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो ये कितना आ रहा है, 57,600 आ रहा है। और ऑफ सीजन में हमें यहां पे दो बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो पहले तो नॉर्मल ऑफ सीजन में जो 2 महीने वाला है, जिसमें 120 रुपीज के हिसाब से चलना है, तो 100 रूम्स है, 40% ऑक्यूपेंसी है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स ऐसे हैं इसमें जहां हमारा लाइटिंग चार्ज है 120 रुपीज पर रूम। वही 100 रूम्स ऑक्यूपेंसी 40%, 4 महीने ऐसे हैं जिसमें मेरा जो लाइटिंग चार्जेस है वो 30 रुपीज पर रूम है बस। तो 40 × 2 × 120, तो यार है 9600। फिर 40 × 4 × 30, यार है 4800। तो मुझको टोटल लाइटिंग चार्जेस पता लग गए, मुझे टोटल लाइटिंग चार्जेस पता लग गए। टोटल कर देते 9600 प्लस 57,600, ये आ गया 72,000। ये आ गया 72,000। ठीक है ना, तो लाइटिंग चार्जेस उसने यही बोला था ना, एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। लाइटिंग चार्जेस उसने क्या बोला था, ये रहा, ये मंथली लाइटिंग चार्जेस था। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने मंथ्स क्यों लिया, क्योंकि मंथली लाइटिंग चार्जेस था, नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से था, पर मंथ पर रूम, पर रूम पर मंथ, एक रूम का मंथली चार्जेस था। तो नॉर्मल सीजन में वैसे तो 100 रूम्स है, लेकिन यूज कितने हो रहे हैं, 80 रूम्स ही हो रहे हैं ना भाई। जितने रूम्स में लाइटिंग का यूज हो रहा है उसी का तो आप दोगे ना भाई। जब रूम, जो रूम का मानो लाइटिंग यूज ही नहीं हो रही, तो वहां पे क्या लाइटिंग चार्जेस आएंगे, कुछ भी नहीं आएगी। तो 80 ही मान के चलना है हमको, है ना। 80 रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो 80 रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड रहते हैं। ठीक है, 6 महीने के हिसाब से 6 महीने में कितने रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 120 रुपीज, ये जो है पर मंथ है, पर रूम पर मंथ। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करा। ठीक है जी, अगर ये चार्जेस वो पर डे के हिसाब से देता तो हम डेज लेते, जैसे हमने ऊपर रूम डेज निकालने में 30 डेज का यूज किया,
तो हम अकॉर्डिंगली फिर डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जो उसने आपको लाइटिंग चार्जेस पर डे के हिसाब से दिया होता। बट पर मंथ था, मंथली था, इसलिए हमने यहाँ पे 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स किया। आई होप दिस कैलकुलेशन इज ऑल्सो ओके। बाकी तीसरा तीसरा तो एक जो उसने तीसरी चीज नहीं बताई थी, वो रूम अटेंडेंट की सैलरी नहीं बताई थी। तो वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, डायरेक्टली अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट भी निकाल के दिखा सकता हूं। बट चलो कोई नहीं, हम यहीं पे निकाल देते हैं। रूम अटेंडेंट सैलरी या वेजेस, जो भी उसने बोला है, जो भी शब्द वो बोला है वो ले लो। तो उसने बोला था ऑक्यूपेंसी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो क्या बोला था उसने, रूम अटेंडेंट इज पेड 10 रुपीज पर रूम डे, ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। तो आओ ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आपको देखना है। तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से मेरे रूम डेज कितने, 14,400 और 7,200। ध्यान रखना, रूम अटेंडेंट्स की सैलरी के लिए तो आपको एक्चुअल रूम डे लेने, क्योंकि रूम अटेंडेंट की जो हम सैलरी दे रहे हैं, चाहे वो ऑफ सीजन में कर रहा हो चाहे नॉर्मल सीजन में हो, सेम ही दे रहे हैं। यहां पे ऑफ सीजन और नॉर्मल सीजन में बाइफर्केशन नहीं है भाई। अगर यहां पे भी बोल देता कि रूम अटेंडेंट की सैलरी नॉर्मल सीजन में कुछ और है, ऑफ सीजन में कुछ और है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली वो लेते हैं। लेकिन यहां पे तो वो कोई बाइफर्केशन है नहीं ना, यहां पे तो सेम ही है। तो आपको यहां पे एक्चुअल बेसिस पे ही लेना है, आपको एक्चुअल बेसिस पे लेना है। तो अगर मैं एक्चुअल बोलूं 14,400 एंड 7,200, तो आओ, तो एक्चुअल मेरे रूम डेज ऑक्यूपाइड कितने हैं, 14,400 प्लस 7,200। ये मेरे एक्चुअल रूम डेज ऑक्यूपाइड के हिसाब से, क्योंकि हमें अटेंडेंट की जो वेजेस है वो ऑक्यूपाइड रूम्स पे ही देनी है, मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 10 रुपीज उसने बोला था, राइट। तो 14,400 प्लस 7,200 इंटू 10, तो ये शायद आ रहा है 2,16,000। दैट्स इट। ये मेन कैलकुलेशंस थी। ये 3 कैलकुलेशंस अगर दिमाग में घुस गई तो अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है। आओ, तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द मेन कॉस्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट स्टेटमेंट सिंपल लाइन बाय लाइन बनाई थी। हालांकि मैं यहां पे डेप्रीसिएशन भी अलग से निकाल सकता था, बट अब मैं सोच रहा हूं फालतू में क्या टाइम वेस्ट करना, जल्दी से काम खत्म करते हैं, सीधा हम लोग अंदर ही कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो आओ ऊपर से स्टार्ट कर लो, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला खर्चा उसने जो भी दिया था, तो स्टाफ सैलरी, ये रहे एक्सपेंसेस एक साथ सारे। तो स्टाफ सैलरी, तो स्टाफ सैलरी कितनी है, 5,50,000 पूरे साल की है। तो यहां पे कुछ चक्कर नहीं, पूरी साल का ही खर्चा है, ठीक है, फॉर द ईयर। अच्छा, और क्या है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 261, उसके बाद लॉन्ड्री चार्जेस 80,000, डन। फिर नेक्स्ट है इंटीरियर 1,75,000, उसके बाद नेक्स्ट है मिसलीनियस एक्सपेंस 1,98,800, $1,98,800। फिर डेप्रीसिएशन, एक है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, अलग अलग ही करके लिख देते हैं। एक है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, एक है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। चलो जी। तो देखो, यहां पे वैसे मैंने पढ़ते वक्त ही बाइफर्केशन कर लिया था, कॉस्ट पे और डिप्रीसिएशन वगैरह लिख लिया था। तो 200 लैक्स का कितना परसेंट, 80%। तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है दैट इज 200 लैक्स की 80% मल्टीप्लाइड बाय ये कॉस्ट हो गई, और डेप्रीसिएशन का रेट कितना है इस पे, 5%। तो सिंपली स्पीकिंग 160 लैक्स का 5%। इसी तरह से फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की बात करें तो 200 लैक्स का 20% यानी 40 लैक्स की कॉस्ट मान लो,
मल्टीप्लाइड बाय इसका जो डेप्रिसिएशन का रेट है दैट इज 15%। चलो, तो 160 lakhs का 5%, तो ये आ रहा है 8 lakhs, और 40 lakhs का 15%, ये आ रहा है 6 lakhs। ठीक है ना? तो बस लाइन बाय लाइन मैं सीक्वेंस में पढ़ते हुए चल रहा हूं और सारे खर्चे एक एक करके डाल रहा हूं। उसके बाद रूम अटेंडेंट की वेजेस ये हम निकाल चुके थे, तो ये भी लिख लो, रूम अटेंडेंट वेजेस। तो अब इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, 2,16,000, तो ऊपर से देख के लिख लो 2,16,000। और लास्ट आपका शायद बचा लाइटिंग चार्जेस, और ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, लाइटिंग चार्जेस। तो लाइटिंग चार्जेस कितने थे? 72,000। फाइनल टोटल लेना है। चलो जी, दैट्स इट। टोटल कर लो, तो टोटल खर्चा आ जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5,50,000 प्लस 2,61,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,98,800 प्लस 8 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 2,16,000 प्लस 72। तो ये कितना आ रहा है टोटल? 29,44,800। तो यू कैन से दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बोला था उसने? रूम रेंट का, यानी सिंपली स्पीकिंग सेल्स का 20%। तो आपको बचपन के दिन में ले आऊं, यहां पे शॉर्टकट से कैलकुलेशन मेरी हो सकती है। 20% ऑफ सेल्स का मतलब हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। बचपन से हम कई बार यूज कर चुके हैं, बताओ इसका मतलब कॉस्ट का कितना होगा? फटाफट बताओ। अगर 1/5 ऑफ सेल्स है 1/4, ठीक है ना? तो बहुत बार इसका यूज होता रहता है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो एनीवे इट मींस 1/4। तो आई कैन से सीधा प्रॉफिट कितना है? 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी 29,44,800 का 1/4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया प्रॉफिट 7,36,200 प्लस 29,44,800, तो ये आ रहा है 36,81,000। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्स आ गया। यू कैन से दिस इज टोटल रेंट, सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो सेल्स। ठीक है, ये तो टोटल आ गया। अब हमें तो पर रूम डे निकालना है अलग अलग सीजन में। तो पहले तो मैं इसको टोटल रेंट को डिवाइड कर देता हूं टोटल रूम डेज से, तो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ सीजन रूम डेज। ठीक है, तो वो हमने सब ऊपर निकाल दिया था ऑलरेडी। तो ऑफ सीजन रूम डेज के इक्विवेलेंट जो यूनिट्स आ रहे थे दैट वाज 36,000। 36,000। तो आपको पता लग गया रूम रेंट पर रूम डे ऑफ सीजन में कितना, तो डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये आ रहा है 102.25। तो फाइनल क्या होगा आंसर? फाइनल आंसर, ठीक है, रेंट ऑफ नॉर्मल सीजन, रूम रेंट, तो ये तो कितना होगा? 102.25 का डबल। ये बात है ना, डबल रेंट होगा इंटू 2, तो 204.5 पर रूम डे। और रूम रेंट ऑफ ऑफ सीजन, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 102.25 पर रूम डे।
दिस इज द फाइनल आंसर। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो डन। होटल वाला पार्ट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्सेप्ट में फिर से। ये करने के बाद अगर इससे आपको संतुष्टि मिल गई, सेटिस्फाइड हो गए हो आप यहां तक, तो यू कैन कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका है, थर्ड हो गया बेसिकली, थर्ड हो गई आपकी कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स। कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स। चलो, तो ऐसा कोई मेन कॉन्सेप्ट इसमें भी नहीं है, बट चलो कुछ बातें हैं तो हम वो बातें लिख लेते हैं। तो मेरे साथ साथ पहले इसमें नोटिंग कर लो। हॉस्पिटल्स हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर वेरियस सर्विसेज सच एज। हॉस्पिटल में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, बहुत सारी टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं और ये आपको पता भी होंगी। जैसे कि एक होती है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, जो आप देखते हो ना ओपीडीज, मतलब आप बस जाते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, बीमारी बताते हो और डॉक्टर आपको जो भी है दवाई वगैरह दे देता है और आप चले जाते हो। आउट पेशेंट मतलब आप हॉस्पिटल के में कभी एडमिट नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं आउट पेशेंट। इसी तरह से दूसरा होता है आपका इन पेशेंट, यानी जब आप एडमिट होना पड़ता है, आपको ज्यादा बीमारी है, आपको एडमिट होना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो फिर आपको वो जो सर्विस होती है दैट इज नोन एज इन पेशेंट। यानी वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। आउट पेशेंट मतलब जो पेशेंट जो हॉस्पिटल के बाहर ही रह रहा है बट उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल से, ठीक है ना। इसके अलावा और भी सर्विसेज होती है हॉस्पिटल में, बहुत होती है, जैसे मेडिकल सर्विसेज। इसमें बेसिकली टेस्ट आ गए, आपको तरह तरह के टेस्ट कराते हो हॉस्पिटल में जाके, एक्सरे कराते हो, है ना, स्कैनिंग एमआरआई वगैरह हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट कराते हो आप, कभी सीबीसी, कभी फलाना, कभी ढिंकाना, एटसेट्रा, मतलब तरह तरह की टेस्टिंग होती है। ये मेडिकल सर्विसेज हो गई। फिर आती है आपकी कुछ और जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में जैसे आ गई केटरिंग, लॉन्ड्री, पावर हाउस। तो हम तो बस सर्विस सर्विस देख रहे हैं क्या क्या होती है। भाई हॉस्पिटल में कैंटीन्स भी होती हैं और जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके लिए जो खाना आता है वो भी केटरिंग के थ्रू ही आता है। लॉन्ड्री होती है हॉस्पिटल में, जो बेड्स वगैरह के लिनेंस वगैरह वहां पे भी चेंज होते हैं जैसे होटल्स वगैरह में होते हैं। पावर हाउस हो गया जो बेसिकली सारा पावर का देख रेख करता है कि पूरे हॉस्पिटल में पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर पावर की प्रॉब्लम होगी कोई हॉस्पिटल में, तो बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूस पावर आते रहे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा मिसलीनियस सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस वगैरह, या फिर डिस्पेंसरी, एटसेट्रा। मतलब इस तरह की कैटेगरीज ऑफ सर्विस होती है जो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो दीज आर, मतलब एटसेट्रा लिख लो। अब और भी सर्विस हो सकती है, मुझे नहीं पता, मेरे अब दिमाग में नहीं आ रही, अगर आपके दिमाग में आ रही है वो भी लिख लो। बट देयर कैन बी मोर सर्विसेज, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सर्विस होती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एरो लिखो, सर्विस
cost unit generally used, तो जनरली क्या क्या सर्विस कॉस्ट यूनिट यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल आउट पेशेंट वालों के सर्विसेज के लिए हम जो जनरली यूज करते हैं कॉस्ट यूनिट, वो यूज करते हैं पर पेशेंट। मतलब हम कॉस्टिंग करते हैं पर पेशेंट क्या कॉस्ट पड़ती है। इसी तरह से इन पेशेंट जो होते हैं इनका होता है पर रूम डे, ठीक है ना। इसी तरह से स्कैनिंग वगैरह, टेस्टिंग वगैरह, ये पर केस के हिसाब से, ठीक है। यहां पर पेशेंट भी हो सकता है पर पेशेंट। पर केस का मतलब ये होता है, पर केस इसलिए बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा आपकी जानकारी के लिए, कि मानो कोई सीरियस पेशेंट है, अब उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मल्टीपल टाइम्स कोई स्कैनिंग करानी पड़ती है ना। मैं अपना ले लेता हूं, मानो मैं एडमिट हो गया, मेरे को कोई सीरियस बीमारी है। अब मेरी बीमारी ऐसी है कि भाई मानो मुझे कोई ऐसा टेस्ट है एमआरआई टाइप, जो 2-3 बार कराना पड़ सकता है ना। तो अब ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा 2-3 बार कराऊंगा तो मुझे ऐसा सेपरेट पेशेंट ट्रीट किया जाएगा। मेरा एक केस होगा कि भाई एक केस है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, फलाना बीमारी की ट्रीटमेंट चल रही है, तो मैं एक केस बन जाता हूं, ठीक है ना। तो इस केस में फिर पर केस हो जाता है कि भाई अभी एक पेशेंट बस जनरली एक बार कराने आ रहा है तो उसका वो एक केस हो गया। मैं 3 बार करा रहा हूं लेकिन वो मेरा एक ही केस है, मेरी एक ही ट्रीटमेंट चल रही है, तो मेरा एक केस हो जाएगा। बोलने का मतलब ये होता है, ठीक है। या फिर लॉन्ड्री होगी, लॉन्ड्री तो ये जनरली होता है पर 100 आइटम्स लॉन्डर्ड। लॉन्डर्ड का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाली लॉन्ड्री की बात नहीं हो रही यहां पे, मतलब साफ सफाई, क्लीनिंग, बेड शीट्स हो गई या टॉवल्स वगैरह हो गए, जो भी है वो उसकी क्लीनिंग होती है। तो पर 100 आइटम्स के हिसाब से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं कि 100 आइटम ऑफ लिनेंस को साफ करने के लिए, धोने के लिए कितने कॉस्ट लगती है, ऐसे बोल देते हैं हम लोग जनरली। अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बात होगी, सर्विस कॉस्ट यूनिट हमें पहले क्लियर होना चाहिए। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, सर्विस कॉस्ट यूनिट क्वेश्चन में बोलूं तो पढ़ के समझ आ जाता है हमें क्या लेना है, राइट। इसके अलावा अब यहां पे अगर कॉस्ट की बाइफरकेशन की बात करूं, तो हम यहां पे जो कॉस्ट है, हमको जो करना है काम अपना, 2 तरह की कॉस्ट में बांटना है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे, बट बेस्ड ऑन टाइम। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे स्टाफ सैलरी हो गई, या फिर डिप्रिसिएशन हो गया, या रेंट हो गया, एटसेट्रा। और वेरिएबल कॉस्ट होगा बेस्ड ऑन लेवल ऑफ सर्विसेज। मानो नंबर ऑफ पेशेंट, वो कॉस्ट जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा, चेंज होगा एज आप नंबर ऑफ पेशेंट की जो सर्विस दे रहे हो वो बदलती है, तो आपकी कॉस्ट बदलती रहेगी। तो ऐसी कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री चार्जेस, भाई जितने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, मानो एडमिट होंगे, जो भी है, तो ज्यादा लॉन्ड्री के चार्जेस लगेंगे, मतलब लॉन्ड्री के खर्चे ज्यादा आएंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ फूड, ज्यादा पेशेंट आएंगे तो खाना ज्यादा होगा, भाई खाने का कंजम्पशन ज्यादा होगा। इन पेशेंट होंगे, एडमिट होंगे, उनका खाना हो गया। या बाहर से ज्यादा पेशेंट आते हैं तो भाई वो भी कैंटीन वगैरह में चाय नाश्ता कॉफी सब ले लेते हैं, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाता है। या फिर कॉस्ट ऑफ पावर कंजम्पशन, वो तो मतलब अब पता ही है, पावर कंजम्पशन हम हमेशा वेरिएबल ही लेते हैं। जितना ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, उतना ज्यादा पावर का खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें फिक्स्ड और वेरिएबल में अपना खर्चा जो है वो बांटना होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पे लेके आता हूं मैं आपको एक, तो इस पे आना, इलस्ट्रेशन नंबर, मेरे ख्याल से अगला ही इलस्ट्रेशन है आपका। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बिल्कुल सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम लोग। तो इलस्ट्रेशन नंबर ये रहा 8। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8।
तो पढ़ते क्या कहता है, एबीसी हॉस्पिटल्स सॉरी एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट, सीसीयू, सीसीयू मतलब एक तरह का आईसीयू ही होता है, ठीक है ना, इन अ हायर्ड बिल्डिंग, ठीक है। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स, हमारे सीसीयू में 35 बेड्स हैं, एंड 5 मोर बेड्स कैन बी एडेड, हमारे सीसीयू में ये क्षमता है कि हम एक्स्ट्रा चाहें तो 5 और बेड्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो है 35 बेड्स, बट हम चाहें तो हम 5 और बेड्स यहां पे लगा सकते हैं। अगर ज्यादा पेशेंट आ गए, ज्यादा डिमांड हो गई तो हम 5 बेड्स और लगा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। रेंट पर मंथ 75,000। तो आई होप अब आप समझ गए होगे ये फिक्स्ड खर्चा है, हमें यहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना है। सुपरवाइजर्स 2 पर्सन है, 25,000 रुपए पर मंथ ईच, तो ये भी फिक्स्ड हो गई भाई, टाइम बेसिस पे फिक्स्ड है ये। नर्सेस 4 पर्सन 20,000 पर मंथ ईच, ये भी फिक्स्ड हो गई। वार्ड बॉयज 4 पर्सन है, इनकी सैलरी है 5,000 रुपए पर मंथ ईच, मतलब पर पर्सन सैलरी है, ये भी फिक्स्ड हो गई, टाइम के हिसाब से फिक्स्ड है ये। अच्छा, डॉक्टर्स पे 2,50,000 पर मंथ, अगर खाली इतना पढ़ते 2,50,000 पर मंथ तो ऐसा लगता है ये भी डॉक्टर की सिंपल सैलरी है, तो ये भी फिक्स्ड हो जाती। बट आगे उसने क्या बोला, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। इस लाइन का क्या मतलब हो गया, इस लाइन से वो आपको ये हिंट दे रहा है कि भाई ये जो डॉक्टर को पेमेंट करी हमने, ये कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, ये तो नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से हुआ है। यानी ज्यादा पेशेंट को अगर कोई डॉक्टर देखेगा, ज्यादा टाइम देगा किसी पेशेंट पे, तो उसकी ज्यादा रेम्यूनरेशन बनेगी, उसकी पेमेंट ज्यादा बनेगी। तो यहां पे जो डॉक्टर की पेमेंट बता रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ टाइम स्पेंट ऑन द पेशेंट। तो दैट मीन्स टू से कि अब ये वाला जो खर्चा है दैट इज वेरिएबल, और प्रैक्टिकली भी यही होता है। प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी मतलब सैलरी फिक्स नहीं होती, और नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको ट्रीट करते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉक्टर की फीस बोलते हैं, डॉक्टर की सैलरी नहीं होती, डॉक्टर की फीस पे की जाती है बाय द हॉस्पिटल, राइट। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो, मतलब दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड मंथली सैलरी। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स का खर्चा, अब उसने बाकी खर्चों में खुद ही हिंट दे रखा है, ये फिक्स्ड है 81,000। फूड टू पेशेंट वेरिएबल है इतना, अदर सर्विसेज टू पेशेंट वेरिएबल है इतना, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल है इतना, मेडिसिन वेरिएबल है इतना, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 10,80,000 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलोकेटेड है 10 लाख। भाई एलोकेटेड का क्या मतलब हुआ, हम जो ये पूरी कहानी देख रहे हैं वो तो एक हॉस्पिटल के एक यूनिट की देख रहे हैं, सीसीयू की। भाई हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें सीसीयू भी है, उसमें जनरल वार्ड भी है, उसमें प्राइवेट रूम्स भी है, उसमें ओपीडी भी है, उसमें ये कैंटीन भी है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है भाई, उस हॉस्पिटल के अलग अलग यूनिट हैं, उसका एक छोटा यूनिट है सीसीयू का, सीसीयू मतलब आईसीयू मान लो। अब हॉस्पिटल का अपना बड़ा एक खर्चा है, मेन जनरल एक्सपेंस होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे अकाउंटेंट वगैरह की सैलरी हो गई, उसमें से जो रेलिवेंट खर्चा है ऑन सम सूटेबल बेसिस हम सीसीयू में क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली कह रहे हैं कि पूरे हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसमें ये सीसीयू का हम एलोकेट करके बता दे रहे हैं कि फिक्स्ड खर्चा कितना है, दैट इज 10 लाख रुपीस। बोलने का मतलब है ये भी अल्टीमेटली है तो फिक्स्ड ही, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स्ड ही खर्चा होता है ना। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे अकाउंटेंट की सैलरी हो गई या कैशियर हो गया, जो भी है, बिलिंग डिपार्टमेंट होता है पूरा, टीपीए का डिपार्टमेंट होता है। तो जो कॉमन एक्सपेंसेस है पूरे हॉस्पिटल के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, रनिंग के जो खर्चे हैं, उसको क्वेश्चन वाले ने खुद ही एलोकेट कर दिया कि उस टोटल खर्चे में से सीसीयू को कितना हमने एलोकेट कर रखा है, 10 लाख रुपए। मतलब आपको तो बस ये फाइनल फिगर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बता दी है, बस ध्यान ये रखना है कि दिस इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 days इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। तो 150 दिन तो कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है, 35 बेड्स।
एंड फॉर 80 days ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, है ना। तो 80 दिन जो है सिर्फ 25 बेड ऑक्यूपाइड रहे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो कॉस्ट यूनिट यूज होने वाला है वो होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बेड डेज, क्योंकि जब सीसीयू की में बात करते हैं तो बेड्स होते हैं। तो एक बेड को कितने दिन के लिए ऑक्यूपाई करा जा रहा है। भाई अगर आप एडमिट होते हो, अब थोड़ा सा अच्छा बोलता नहीं, मैं अपनी बात कर देता हूं, अगर मैं एडमिट होता हूं मानो आईसीयू के अंदर, तो मेरे से क्या चार्जेस लिए जाएंगे कि मैंने एक बेड लिया हुआ है कितने डेज के लिए, नंबर ऑफ डेज के लिए। जैसे होटल्स वगैरह में एक रूम कितने दिन के लिए लिया जा रहा है, वैसे ही सीसीयू में बात कर रहे हैं एक बेड कितने दिन के लिए ऑक्यूपाइड है, इसके हिसाब से टैरिफ वगैरह मतलब या जो भी है फीस वगैरह ली जाती है, चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये मेरा कॉस्ट यूनिट बन गया। अगेन दिस इज अ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट ओनली, दिस इज अ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो यहां पे पर बेड डे हम कॉस्ट की बात करेंगे कि एक बेड का एक दिन का कॉस्ट कितना। तो उसके लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसने आपको बेड डेज बता रखे हैं कि 150 डेज 35 बेड्स हैं ऑक्यूपाइड और 80 डेज 25 बेड्स आपके ऑक्यूपाइड हैं। अच्छा, अब आगे के नेक्स्ट जो पैरा में उसने बात बताई है ना, उसने अब ढंग से नहीं बताई, थोड़ा सा ढंग से लिख के नहीं बताया। तो पहले रीड करके मैं इसका मतलब बता देता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। वो कह रहा है द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स at a charge of rupees 100 per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. कहानी ऐसी है, मतलब खुद हमें दिमाग चलाना है, कॉमन सेंस भी लगाना है, लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन ने पहली लाइन में क्या बोला था, आपकी जो सीसीयू में एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है 35 बेड्स की, कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स। मतलब एग्जिस्टिंग मैं बोलूं, मेरे सीसीयू में ऑलरेडी 35 बेड्स लगे हुए हैं। ये तो मान लो हॉस्पिटल के, मान लो अपने खुद के बेड्स जो हैं 35 बेड्स लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सीसीयू में इतनी स्पेस है कि इमरजेंसी सिचुएशन में मानो पेशेंट ज्यादा हैं तो हम यहां पे एक्स्ट्रा 5 बेड्स लगा सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। है नहीं, हमने लगाए नहीं हुए हैं, बट हमारी क्षमता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम 5 बेड्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। हालांकि हमारा काम तो हम 35 बेड्स पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 बेड्स हम चाहे तो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल क्या करता है, या मुझे बोलना चाहिए सीसीयू क्या करता है कि 35 बेड्स तो उसने अपने खुद के लगा रखे हैं, इसकी कोई वैसे एज सच कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, बट चलो डेप्रिसिएशन की कोई कहानी तो नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो। लेकिन ये जो 5 बेड्स जब हॉस्पिटल को या सीसीयू को एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो सीसीयू क्या करता है, वो इसको रेंट कर देता है, वो रेंट पे ले लेता है, ठीक है। जब भी एक्स्ट्रा बेड की जरूरत होती है अपार्ट फ्रॉम 35 बेड्स, वो रेंट पे ले लेता है, ठीक है ना। और वो रेंट का जो चार्जेस है दैट इज 100 रुपीज पर डे, 100 रुपए पर डे के हिसाब से वो रेंट पे ले लेता है पर बेड, ऑफ कोर्स पर बेड, एक बेड का एक दिन का इतना रेंट पे वो उठा लेता है जब भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो होता क्या है, मुझे एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़ी, मतलब 35 बेड्स के अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़ी, मैंने बेड एक्स्ट्रा लिया रेंट पे, एक दिन लिया, 2 दिन लिया, जितने भी दिन लिया उसका रेंट दे दिया। जब उसकी जरूरत खत्म हो गई वो बेड मैंने वापस कर दिया। फिर मानो कुछ टाइम बाद मुझे एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़ गई, फिर मैं उसको रेंट पे ले लूंगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन के लिए चाहिए। जब उसकी जरूरत खत्म हो गई मैं उसको वापस कर दूंगा। तो एज एंड व्हेन मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं एक्स्ट्रा बेड रेंट पे लूंगा, है ना। रेंट का चार्जेस जो है वो मेरा होगा, वो पे करूंगा, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी उस रेंट को, सॉरी उस बेड को मैं वापस कर दूंगा। तो भाई बोलने का तात्पर्य ये है, इस पैराग्राफ में वो आपको एक्स्ट्रा बेड्स की बात बोल रहा है, एक्स्ट्रा बेड्स की कहानी बता रहा है वो आपको, और वो नंबर ऑफ बेड्स और नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। नंबर ऑफ बेड्स बोले तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ पेशेंट, ज्यादा पेशेंट होंगे तो ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात, ये जो एक्स्ट्रा बेड के मेरे चार्जेस हैं, इवन दो वर्ड तो रेंट लिखा हुआ है, इवन दो हायर्ड बोले तो रेंट हो गया, लेकिन ये वेरिएबल नेचर का है, ये वेरी करेगा, ये फिक्स नहीं है, टाइम के हिसाब से नहीं है, ये तो यूज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज्यादा बेड्स होंगे एक्स्ट्रा बेड्स तो ज्यादा चार्जेस आएंगे, कम होंगे तो कम आएंगे,
ठीक है, तो पहली बात, ये वाला जो खर्चा है अपने आप अक्ल लगा के क्या समझना है कि दिस इज वेरिएबल। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसने ये जो 750 बेड्स दिए, अब वर्ड तो उसने बोला 750 बेड्स, लेकिन इट डजंट मीन कि हम 750 बेड्स ले रहे हैं रेंट पे टोटल। भाई जब अपनी कैपेसिटी कितनी है, अपनी कैपेसिटी है 35 + 5, मतलब एक्स्ट्रा बेड्स की तो हमारी 5 ही कैपेसिटी है, तो हम 750 बेड क्यों उठा लेंगे गधों की तरह रेंट पे। तो बेसिकली ये जो 750 बता रहा है ना, ये बता रहा है 750 बेड डेज बता रहा है, बेड डेज एक्स्ट्रा बेड के। बोले तो आप ऐसा समझ लो 750 बार हमने 750 दिन हमने बेड एक्स्ट्रा रेंट पे उठाया। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आप ये समझो ये 750 बेड डेज बता रहा है टोटल पूरे साल में, कि अपार्ट फ्रॉम मेरे जो नॉर्मल बेड्स हैं 35 वाले, एक्स्ट्रा जो मुझे बेड्स हैं जो मैंने रेंट पे लिया, वो मैंने 750 बेड 750 टाइम समझ लो बेड उठाया। ठीक है, मैंने 750 बारी बेड को रेंट पे उठाया, तो दीज आर बेड डेज। ठीक है, इतने बेड डेज 750 के मैंने एक्स्ट्रा रेंट करे, हायर करे। अकॉर्डिंगली जो इसका रेंटल चार्जेस है दैट इज 100 रुपीज पर बेड डे, पर बेड डे मतलब पर बेड डे। तो इसके फाइनल चार्जेस कितने बैठे होंगे 100 रुपीज के हिसाब से 75,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये खुद दिमाग लगाना है भाई, 750 बेड्स नहीं लिए हमने रेंट पे, ये डेज के हिसाब से बता रहा है, इतने बेड्स डेज, 750 बेड डेज आपको कहीं ना कहीं बता रहा है। ठीक है, कि पूरे साल में कभी हो सकता है मैंने 2 एक्स्ट्रा बेड लिए हो 2 दिन के लिए, कभी हो सकता है मैंने 1 एक्स्ट्रा बेड लिया हो 5 दिन के लिए, है ना। तो वो टोटलिटी में बता रहा है भाई कि सब मिल मिला के, भाई अगर मैं 1 बेड लूंगा एक्स्ट्रा मानो 5 दिन के लिए, तो 1 × 5 मेरे 5 बेड डेज हो गए। फिर मानो मेरे को किसी दिन जरूरत पड़ गई 2 एक्स्ट्रा बेड की, लेकिन ये मानो 2 दिन ही पड़ी, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2 बेड डेज आ जाएगा। फिर किसी दिन मानो मुझको 5 के 5 एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़ गई, मानो ये भी 2 दिन के लिए, मैं ऐसे रैंडमली उठा रहा हूं, तो ये 10 बेड डेज आ गया। तो क्वेश्चन वाले ये इंडिविजुअली नहीं बता रहा कि ये वो सब बता रहे कि पूरे साल में इस तरह से जब हमने टोटल बेड्स उठाए एक्स्ट्रा, वो 750 बेड डेज उठाए, तो वो फाइनली ये टोटल बता रहा है, ताकि आप सीधा सीधा इसका सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लोगे। क्योंकि आप देखो अगर 5 बेड में एक बेड अगर मैं 5 दिन के लिए उठाऊंगा तो मेरा रेंट कितना पड़ेगा इंटू 100 दैट इज 500 रुपीज। अगर मैं 2 बेड 2 दिन के लिए उठाऊंगा तो पर बेड मेरा 100 रुपए है, 2 × 100 200, और 2 दिन के लिए उठाऊंगा तो 400, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 400 था, सॉरी ये 4 है, ये आएगा 400 एंड सो ऑन। ये 10 बेड डेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 1000। ये मेरे रेंटल चार्जेस ऐसे आएंगे डिपेंडिंग ऑन मैं एक्स्ट्रा बेड कैसे कैसे कितने दिन के लिए कितने बेड एक्स्ट्रा उठा रहा हूं। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको टोटल बता रहा है कि 750 बेड डेज ऐसे आ रहा है। तो आपको जब फाइनल टोटल पूरे साल का एक्स्ट्रा बेड का रेंटल चार्जेस कैलकुलेट करना है, तो आप तो सीधा इसको इंटू 100 करके सीधा निकालोगे, इट मीन्स 75,000 रुपीज मेरे पूरे साल का टोटल एक्स्ट्रा बेड का चार्जेस था। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बाकी उसने लास्ट लाइन में बस आपको क्लैरिटी के लिए दिया, आपका उसका रेलिवेंस नहीं है, बट उसने क्लैरिटी के लिए दिया कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने 4 एक्स्ट्रा बेड से ज्यादा नहीं लिए। भाई जब हमारी क्षमता ही 5 की है, 4 कह रहा हूं 5 की है, तो हमने किसी भी दिन ऐसे नहीं किया कि एक दिन में हम 6 बेड उठा रहे हैं एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा बेड की क्षमता ही आपकी 5 की है तो आपने मैक्सिमम 5 ही लिए। इससे आपको क्या लेना देना, आपको तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं ना। आपको तो उसने ये फाइनल 750 की फिगर दे दी, तो आपके लिए तो ये रेलिवेंट फिगर है। बाकी द पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि भाई हमने किसी भी टाइम पे 5 से ज्यादा एक्स्ट्रा बेड उठाए नहीं, जाहिर सी बात है उसके ज्यादा हमारी कैपेसिटी ही नहीं। ठीक है ना, तो ये पैरा मेरे को थोड़ा समझाना था, नहीं तो क्या है कि आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप रटने जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस पैरा। तो ये मतलब इसका हो गया। तो 2 बातें हो गई, एक तो कैलकुलेशन हो गया एक्स्ट्रा बेड का रेंटल की कैलकुलेशन कैसे होगी, किस बेसिस पे होगी। दूसरी बात हमने ये भी देख लिया कि ये पूरी की पूरी वेरिएबल होगी, राइट। फिर क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू, रिक्वायरमेंट पढ़ लो, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर पेशेंट डे। ठीक है, पर पेशेंट डे, ओ तो हमें यहां पे पेशेंट डे लेना पड़ेगा, पेशेंट डे। हालांकि इट मींस बेड डेज ओनली, कोई दिक्कत नहीं। इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट,
भाई एक पेशेंट एक बेड ही तो घेरेगा ना, कोई एक पेशेंट दो बेड तो एक साथ नहीं घेर लेगा ना। मैं अगर एक पेशेंट हूं तो मैं एक बेड ही घेरूंगा। तो चाहे मैं पेशेंट डे बोलूं चाहे मैं बेड डे बोलूं, बात अल्टीमेटली एक ही है। क्यों? क्योंकि वन पेशेंट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई वन बेड ओनली, तो बात वही पड़ रही है। ठीक है, तो एक पेशेंट से एक दिन का हम 2,000 रुपए लेते हैं अगर, तो आपको प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकाल के बताना है। दूसरा वो कह रहा है फाइंड आउट करो ब्रेक इवन पॉइंट। आहा, ब्रेक इवन पॉइंट, तो कुछ यादें ताजा हुई। ब्रेक इवन पॉइंट कौन से चैप्टर की एप्लीकेशन हो गई? मार्जिनल कॉस्टिंग। और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, मैंने क्यों आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पहले कराया इस चैप्टर से सीक्वेंस में, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि एक क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का एप्लीकेशन है। वो ना अगर आता तो मुझे ये क्वेश्चन आपको फिलहाल छुड़वाना पड़ता, तो आपका एक फ्लो टूट जाता। तो मुझे ये बात पता थी कि एक क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज है, इसलिए मैंने वो चैप्टर पूरा पढ़ाया आपको। ठीक है ना। एनीवे, तो अब हमें हिंट मिल गया कि हमें इसमें कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग का भी यूज करना है और हमें प्रॉफिट निकालना है। तो आप चाहो तो यहां पे प्रॉफिट नॉर्मली निकाल सकते हो, सीधा सीधा सेल्स माइनस एक एक कॉस्ट करके, या तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके उसकी स्टेटमेंट बना सकते हो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही निकालना है। ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर लो, बुक वालों का देखोगे तो उन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग का ही फंडा यूज कर लिया। तो उन्होंने पहले कंट्रीब्यूशन निकाला, उसके बाद उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाला। मजे की बात यह है कि आपको कॉस्ट की बाइफरकेशन भली बात ही पता है। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या लेना है, आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या लेना है, तो आप अकॉर्डिंगली यहां पे काम कर सकते हो। ठीक है ना। तो आओ पहले वर्किंग नोट में आ जाते हैं। मेन मुझे बोलूं, मैं अगर आपसे बोलूं तो मुझे आपको एक ही वर्किंग करके बतानी है, तो आप बस वर्किंग नोट चाहे सिर्फ 1 करके लिख लो। एक वर्किंग हमें करनी है, दैट इज लिख लो कैलकुलेशन ऑफ। अब हमारा यहां पे बेसिकली जो कॉस्ट यूनिट यूज हो रहा है दैट इज पेशेंट डेज। क्लियर कट उसने बोला हुआ है, तो हमें टोटल पेशेंट डेज निकालने पड़ेंगे। अल्टीमेटली वही है, आपको पेशेंट डेज से सब कुछ डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉस्ट या जो भी है प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकालना पड़ेगा। तो आप टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे, उसको टोटल पेशेंट डे से डिवाइड कर दोगे, तो आपको प्रॉफिट पर पेशेंट डे पता लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक तो उसने बोला था कि मेरे 35 बेड्स ऑक्यूपाइड हुए कितने दिन के लिए? 150 डेज के लिए। ठीक है, मैं यहां से दिखाते हुए चलता हूं। एक उसने यहां पे नीचे बोला था कि हमारे 150 डेज के लिए 35 बेड्स ऑक्यूपाई हुए, प्लस 80 डेज के लिए 25 बेड्स ऑक्यूपाई हुए। तो 25 बेड्स ऑक्यूपाई हुए 80 डेज के लिए। तो बेसिकली जब मैं पेशेंट डेज बोल रहा हूं तो कैसे निकलेगा पेशेंट डेज? नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट को आप नंबर ऑफ बेड भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय डेज, मल्टीप्लाइड बाय डेज। तो पहले इसका टोटल कर लो, तो 35 इंटू 150 यार है 5250, और 25 इंटू 80 यार है 2000। ठीक है, ये तो देखो ऐसा मान लो ये नॉर्मल जो आपकी एग्जिस्टिंग बेड की कैपेसिटी थी, जो आपके खुद के बेड लगे हुए थे ऑलरेडी, ये तो उसके पेशेंट डेज निकल गए। प्लस क्वेश्चन वाले ने आपको यह भी बताया था कि आपको एक्स्ट्रा बेड्स उठाने पड़े, एक्स्ट्रा बेड उठाने पड़े। तो कहीं ना कहीं उसने ये ऑलरेडी आपको पेशेंट डेज या बेड डेज, जो भी बोलो, बात एक ही है, क्योंकि मैं आपको बात बता चुका भाई, एक पेशेंट एक बेड ही घेरेगा। तो आप कैसी भी बोल लो, ये ऑलरेडी उसने दे रखा है आपको 750। ये बात मैं आपको पढ़ते पढ़ते ही समझा चुका। ये क्वेश्चन वाले ने खुद ही आपको बता के दे रखा था, उसको आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं, बिकॉज अलग अलग दिन पे अलग अलग एक्स्ट्रा बेड का यूज हुआ होगा, तो उसने अलग अलग बताने की जगह इसका टोटल ही बता दिया था 750। तो फाइनली अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो पूरे साल में मेरे कितने पेशेंट डेज रहे, इसका आपको यहां पे टोटल पता लग जाएगा, प्लस 750, तो ये एग्जैक्टली 8000 आ रहा है। तो पहली कैलकुलेशन आपकी बस ये है, पहली क्या मेन यही कैलकुलेशन है, बाकी तो आसान है, बाकी तो सब कुछ ऑलमोस्ट डायरेक्ट है, बट मेन आपकी कैलकुलेशन ये है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप निकाल सकते हो प्रॉफिट
तो नेक्स्ट हेडिंग आपका मेन आंसर का पार्ट हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और ये मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बना के दिखा रहा हूं, कोई कंपल्शन नहीं है, आप कैसे भी बना लो। आप नॉर्मल कॉस्ट स्टेटमेंट बना के जैसे हम अभी तक बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे थे वो भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ऐसा है नहीं कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, कैसे भी कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो माइट एज वेल मैं क्या कर लू, माइट एज वेल मैं मार्जिनल कॉस्टिंग ही पूरा यूज करके दिखा दूं। ठीक है ना, तो आओ तो सेल्स उठा लो, सेल्स। तो सेल्स के लिए उसने यहां पे रिक्वायरमेंट के अंदर छुपा के बात बता रखी थी, आपकी सेल्स कितनी है 2000 पर डे ईच पेशेंट, मतलब पर पेशेंट डे ही हो गया। बोलने का मतलब हो गया, ये आपको उसने सेल्स पर पेशेंट डे ही बता रखा है, 2000 रुपए है। तो सो सिंपल, 2000 रुपए पर पेशेंट डे है। और हमने निकाल लिया टोटल पूरे साल में 8000 पेशेंट डेज है। तो फटाफट से 2 8 जा 16 और 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया ये 1 करोड़ 60 लाख आ गया, 1.6 करोड़। ठीक है, इसमें से लेस कर लो वेरिएबल कॉस्ट, सारे वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके माइनस कर लो। तो एक एक करके आ जाओ, सारे वेरिएबल कॉस्ट उठा दो। तो वेरिएबल वाले ढूंढने हमको सिर्फ कॉस्ट। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, वार्ड बॉयज नर्सेस डॉक्टर्स। तो डॉक्टर का हमने बोला था वेरिएबल है 2,50,000, तो डॉक्टर का हो गया 2,50,000। ओहो एक मिनट, पर मंथ था, पर मंथ सॉरी, 2,50,000 पर मंथ था। हम तो पूरे साल का निकाल रहे हैं ना, पूरे साल की कहानी चल रही है, तो ये तो मंथली चार्जेस हैं भाई। तो आपको तो पूरे साल का निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2,50,000 इंटू 12, ये आ रहा है 30 लाख। अंदर लिखते रहना, अंदर लिखते रहना सारे एक एक करके वेरिएबल कॉस्ट, और फाइनल हम एक साथ सारे वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लेंगे। फिर और ढूंढो वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे आ जाओ, फूड 8,80,000, तो फूड वेरिएबल है, उसने बता ही रखा है 8,80,000। उसके बाद और देखो, लॉन्ड्री चार्जेस या अदर सर्विसेज है पहले 3 लाख, अदर सर्विसेज 3 लाख, अदर सर्विसेज है, ये भी वेरिएबल है 3 लाख। और उसी के नीचे लॉन्ड्री चार्जेस भी दे रखा है, तो वो भी वेरिएबल है। तो लॉन्ड्री चार्जेस कितना है, लॉन्ड्री चार्जेस है 6 लाख। चलो लॉन्ड्री तक हो गया, तो मैं टिक करते चलता हूं, एक काम करता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर मेडिसिन 7,50,000, मेडिसिन ये भी वेरिएबल है। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा पेशेंट होंगे तो ज्यादा मेडिसिन का खर्चा होगा, कम होंगे तो कम होगा, तो वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद अदर फिक्स्ड, बस। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा बेड का था ये भी वेरिएबल था, मैंने आपको बताया था। तो एक्स्ट्रा बेड, आप एक्स्ट्रा बेड चार्जेस लिख लो, एक्स्ट्रा बेड चार्जेस। तो सो सिंपल, 750 बेड डेज हैं, मल्टीप्लाइड बाय पर बेड डे 100 रुपीज उसने बोला था, तो ये टोटल आ गया 75,000। चेक कर लेना मुझसे कोई वेरिएबल कॉस्ट छूटना लग गया हो, मैं तब तक इसका टोटल कर लेता हूं। आप टोटल मेरे से कॉपी कर लेना, आप चेक कर लो कोई वेरिएबल कॉस्ट छूटना गया हो। 6 लाख 7,50,000 प्लस 75,000, तो ये आ रहा है 56,05,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 56,05,000। तो सेल्स में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपका निकल के आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन तो -1,60,00,000। तो ये आ रहा है 1,03,95,000, 1,03,95,000। फिर इसमें से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, अगेन फिक्स कॉस्ट को लाइन बाय लाइन अंदर लिख के फिर फाइनल टोटल बाहर लिख देंगे। तो ऊपर से वापस से आ जाओ, तो एक तो रेंट पर मंथ है 75,000, तो रेंट, लेकिन ये पर मंथ है, हमें पूरे साल का लेना है, तो 75,000 इंटू 12, 75,000 इंटू 12,
तो ये आ रहा है, अंदर लिख रहा हूं 9 lakhs। उसके बाद और क्या है, फिर सुपरवाइजर की सैलरी है, 2 सुपरवाइजर है, 25,000 पर मंथ की सैलरी है सुपरवाइजर। तो 2 सुपरवाइजर हैं, पर सुपरवाइजर 25,000 की सैलरी है, लेकिन ये मंथली है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये साल की आ गई। तो 50,000 इंटू 12, ये आ रहा है 6 lakhs। फिर सुपरवाइजर के बाद है नर्सेस, 4 हैं, 20,000 पर मंथ नर्सेस। तो 4 नर्सेस हैं, 4 नर्सेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय 20,000 पर मंथ की सैलरी है, मल्टीप्लाइड बाय पूरे साल में 12 महीने, तो 80,000 इंटू 12, ये आ गया 9,60,000। फिर नेक्स्ट है वार्ड बॉयज। वार्ड बॉयज, तो वार्ड बॉयज कितने हैं, ये भी 4 है और 5,000 पर मंथ की सैलरी है। तो 4 है और 5,000 पर मंथ की सैलरी है, ये मंथली हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये पूरे साल का हो गया। तो 20 इंटू 12, ये 2,40,000 आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। और फिर सारे फिक्स्ड उठा लो। रिपेयर फिक्स्ड है 81,000, तो रिपेयर 81,000। उसके बाद रिपेयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 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 अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हमेशा फिक्स्ड ही होता है, तो ये भी दे रखा है आपको 10 लाख। चलो चेक कर लो, तो डेप्रीसिएशन होता मानो तो वो भी ले लेते, बट वो तो है नहीं, तो वो छोड़ दो। बाकी सारे तो वेरिएबल थे, वो हम ऑलरेडी ले ही चुके, तो आई थिंक सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ गए, तो अब इनका भी टोटल कर सकते हैं। आओ, तो रेंट 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 81,000 प्लस 10,80,000 प्लस 10 लाख, बस इतना ही है। तो ये आ गया 48,61,000 टोटल, 48,61,000। चलो जी, तो प्रॉफिट आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आया था 103,95,000, तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 55,34,000। प्रॉफिट आ गया 55,34,000, तो ये मेरी प्रॉफिट या इनकम स्टेटमेंट जिसको हम बोल सकते वो बन गई। तो देयरफॉर उसने बोला था प्रॉफिट पर पेशेंट डे बताओ, उसने तो आपसे ये मांगा था प्रॉफिट पर पेशेंट डे बताओ, तो सो सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हम टोटल पेशेंट डेज जो हमने ऊपर निकाले थे वो कर देंगे। तो 55,34,000 डिवाइडेड बाय कितना था, पेशेंट डेज 8,000 थे ना, हाँ 8,000 थे, डिवाइडेड बाय 8,000। चलो जी, तो 55,34,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो ये आ रहा है 691.75, 691.75। ठीक है ना, तो पहला आंसर आ गया 691.75। इट सिंपली मींस कि हम एक पेशेंट से ऑन एन एवरेज एक दिन का इतना प्रॉफिट कमाते हैं, तो एक पेशेंट से पर डे हम इतने रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, 691.75। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में उसने ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था। ऑब्वियस ही बात है, यूनिट्स में निकलेगा ब्रेक इवन पॉइंट आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट डेज, क्योंकि यहां पे आपके लिए यूनिट क्या है, वही कॉस्ट यूनिट क्या लेके चल रहे हैं हम, पेशेंट डेज, ये मेरा यूनिट है ना, तो दिस इज माय यूनिट, राइट। अच्छा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है,
अगर मुझे यूनिट्स में निकालना होता है आंसर तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे बोल लूंगा, क्योंकि अगेन यूनिट मेरे लिए क्या है, पेशेंट डे है। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का तो मुझे टोटल पता है, मैं कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे चेक कर लेता हूं कितना है, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। तो अगेन वेरी सिंपल, टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे पता है कितना है 103,95,000, मतलब 1,03,95,000 ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाय पेशेंट डेज 8,000। तो 103,95,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 1299.375, 1299.375। तो देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना था 48,61,000, 48,61,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे हो गया 1299.375। चलो जी, तो 48,61,000 डिवाइडेड बाय 1299.375, तो ये कितना आ रहा है 3741 अप्रोक्सीमेटली। ये पेशेंट डेज आ रहा है, पेशेंट डेज अप्रोक्सीमेटली। आप ऊपर भी राउंड ऑफ कर लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नीचे ही लेके चल रहा हूं, 0.02 0.03 आ रहा है वैसे बेसिकली, तो बहुत क्लोज है, तो हम नीचे ही कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है। यूनिट्स में निकाला है, ऑब्वियस ही बात है, आप रुपीज में भी निकाल सकते हो, या तो आप वही पीवी रेशियो निकालो और फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा किससे, 2,000 रुपए से। हमारा सेल्स क्या है पर यूनिट, बेसिकली सेल्स पर यूनिट 2,000 रुपीज है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2,000 से तो आपका रुपीज में भी आंसर आ जाएगा। जरूरत नहीं है बट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको रुपीज में भी निकाल सकते हो। चलो फटाफट से बताओ, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का इतना ही, आज की सभा समाप्त। रिवाइज कर लेना, एज सच कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको मैं, रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट अपना सर्विस में जाएंगे आईटी, ठीक है। तो इस तरह के हमारे बच रहे हैं, आईटी हो गया, टोल रोड हो गया, इसके अलावा आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सारे हमारे बच रहे हैं, तो ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलो।